हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूइंग। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 में जितने भी एरर डिटेक्शन के सवाल थे उन सबका डिटेल्ड एनालिसिस। कुल मिला के 112 क्वेश्चंस पूछे गए थे और हम ये कुल 112 क्वेश्चन कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरे साथ साथ आप बनाते जाएंगे। क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड पैसिव वॉइस में है, वॉज के बाद V3 होता है, यहाँ कोई एरर नहीं है। मोर क्विकर, हमें हमारा एरर का पोर्शन मिल गया। रूल समझते हैं, किसी भी एडजेक्टिव के आगे मोर लगाने से वो एडजेक्टिव कॉम्पैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है, पर कुछ एक ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके आगे मोर नहीं लगता, उनके आगे ER लगा के उनको कॉम्पैरेटिव बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्विक, सो क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, ये फॉर्म चलता है। ये ऑलरेडी कॉम्पैरेटिव डिग्री में है, सो क्विकर भी कॉम्पैरेटिव है, मोर भी कॉम्पैरेटिव है। कोई मतलब नहीं बनता सेंटेंस को डबल कॉम्पैरेटिव या डबल सुपरलेटिव करके। हमेशा अवॉइड कीजिएगा मोस्ट क्विकेस्ट या मोर क्विकर जैसे सेंटेंसेस को। तो हमारा आंसर होगा 1 का 4। उम्मीद है आपका भी आंसर 4 आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कपल प्रीफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं अपने जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस है सीएचएसएल का, उस वीडियो में। नहीं देखा है तो देख लेना। लिखा है, द कपल प्रीफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। क्या लिखा है कि सब्जेक्ट है कपल, प्रीफर्ड है यहाँ का वर्ब, 2 + V1 होता है, यहाँ तो बात बिल्कुल ठीक है। अंटिल द लास्ट हाउस, देखो क्या कह रहा था कि एक कपल है जो वॉक पे निकला है, और वॉक पे वो कहां जाना प्रीफर करता है, जो आखिरी घर है वहां तक, राइट, वहां तक। इसका मतलब ये उसका डेस्टिनेशन है। जब भी हम कहीं पे डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रीपोजिशन टू का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो कहां इस्तेमाल होता है टू का? जहां पे डेस्टिनेशन की बात की जाती है। यहां पे अंटिल का कोई सेंस नहीं था। आंसर क्या होगा? टू। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि व्हेन इट कम टू फुटबॉल माय ब्रदर इज एन एडिक्ट। व्हेन इट, यहां का सब्जेक्ट है, कम टू फुटबॉल। एरर मिल गया हमें। देखो ये कम क्या है? कम है V1। V1 क्या होता है अपने नेचर से? प्लूरल। अगर हम इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? V5। इसका मतलब यहां पे कम नहीं होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था? कम्स। तो सही फॉर्म क्या है कि व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल माय ब्रदर इज एन एडिक्ट। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब कुछ लोग ऐसा भी कर सकते थे कि सर कम को केम कर दे। नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने यहां पे पास्ट किया तो फिर यहां पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत काम आते हैं। अगला सवाल, पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। ऑलरेडी कवर कर चुका हूं शिफ्ट वाइज एनालिसिस में। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। पर ये ऑब्जेक्ट जेरंड के फॉर्म में है। जेरंड किसे कहते हैं? वर्ब के आगे ING लगा हो उसे जेरंड कहते हैं। ये ना आधा वर्ब होता है और आधा नाउन होता है। चूंकि इसमें आधे वर्ब के फीचर्स होते हैं, ये अपने आगे एडवर्ब भी ले सकता है। माफ कीजिएगा, ये अपने आगे एडवर्ब भी ले सकता है। अब देखना यहां पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ था। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट। वायलेंट का मतलब होता है उग्र, एग्रेसिव, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? एडजेक्टिव आता है एक नाउन या प्रोनाउन के लिए। ये बात तो हम लोग जानते हैं, मैंने बहुत बार रिपीट किया अपने वीडियोस में। इसका मतलब अभी सेंटेंस में जो लिखा है उसमें ये कहना चाह रहा है कि ये जो वायलेंट वर्ड था ये किसके लिए आया था? पैसेंजर्स के लिए आया था। क्या पैसेंजर्स वायलेंट थे? क्योंकि एक ही नाउन दिख रहा है अभी तक सेंटेंस में। नहीं, ये नहीं था। एक्चुअली पैसेंजर्स जैसे भी होंगे वो बिहेव वायलेंट तरीके से कर रहे थे। इसका मतलब ये जो वर्ड वायलेंट आया है ना यहां पर, ये वायलेंट पैसेंजर्स के लिए ना आकर ये वायलेंट बिहेविंग के लिए आ रहा है। और जैसा मैंने बोला, ये आधा वर्ब होता है, और अगर ये आधा वर्ब होता है तो ये अपने साथ एडवर्ब लेगा। और इसको एडवर्ब हम कैसे बना सकते हैं? हम इसके आगे ly लगा के इसको एडवर्ब बना सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? वायलेंटली। तो सेंटेंस बनेगा, पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंटली व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। लिखा है, शी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ। शो ऑन नहीं, शो ऑफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है दिखावा करना। तो क्या लिखा है कि वो हमेशा अपनी दौलत का दिखावा करना पसंद करती है। शी सब्जेक्ट था, उसके लिए वर्ब लाइक्स आया था। टू के बाद V1 होता है, तो टू शो तो ठीक था, पर ये फ्रेजल वर्ब है तो टू शो ऑन नहीं होगा, उसके जगह पे टू शो ऑफ होगा। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 6, हार्ड हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको यहां पे एक कंजंक्शन दिखाई देगा व्हेन, जो कि दो क्लॉज को आपस में जोड़ रहा है। अच्छा, व्हेन कब आता है? जब सेंटेंस दो चीजों से शुरू हो, या तो हार्डली से शुरू हो या तो स्केर्सली से शुरू हो, तभी तो आगे जाके व्हेन लगेगा। नो सूनर होगा तो देन लगेगा, कंजंक्शन में पढ़ा है आपने, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो यहां पे हार्ड नहीं होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था? हार्डली। एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा इसका, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल हर साल बनते हैं, तो वंस एंड फॉर ऑल हम इसको समझ लेते हैं। देखो, हार्ड और हार्डली में बेसिकली डिफरेंस क्या है? हार्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि कठिन हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने हार्ड वर्क सुना होगा, आपने हार्ड क्वेश्चन सुना होगा, हार्ड टास्क सुना होगा। हार्डली का मतलब होता है रेयरली, जिसे हम कहते हैं न के बराबर। जैसे कि हार्डली ही कभी मैं इंडिया से बाहर गया हूं, मतलब ना के बराबर मैं इंडिया से बाहर गया हूं पर बहुत कम गया हूं, उसको हार्डली कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इन्हीं लाइंस में ना एक और डिफरेंस एसएससी बहुत पूछती है, लेट और लेटली का, तो वो भी समझ लेते हैं। लेट का मतलब क्या होता है? देर। लेटली का मतलब क्या होता है? हाल ही में। जैसे जैसे लेटली एक बच्चे ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि सर मैंने लेटली आपकी वीडियोस देखना शुरू किया है, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मुझे लेटली मतलब हाल ही में मैंने आपके वीडियोस देखना शुरू किया है। ठीक है। हमेशा कंफ्यूजन क्या होगा? हार्ड की जगह पे हार्डली लिखेगा, हार्डली की जगह पे हार्ड, और सेम चलेगा लेटली के साथ। सो लेट मतलब देर होता है, लेटली मतलब होता है हाल ही में। उम्मीद करता हूं क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है कि हरमीत इज नॉट इनोसेंट सच एज उदय। इंप्रूव करना है हमें। लिखा है कि हरमीत, ये शायद ये कहना चाह रहा था कि हरमीत उतना भोला नहीं है जितना कि उदय, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी जो लिखा है वो तो गलत है, क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो उसको पढ़ना बेकार है। कैसे सुधार सकते हैं उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि हरमीत इज नॉट एज मच एज इनोसेंट। एज मच एज इनोसेंट कोई सेंस नहीं है इसका। देखो, एज और एज चलता कैसे, एक बार समझा देता हूं। एज और एज कैसे चलता है कि दो चीजों में, दो लोगों में, दो चीजों में आप कंपेयर करोगे, एज लिखा होगा और इसके बीच में कोई एडजेक्टिव होगा। इस सेंटेंस का एडजेक्टिव क्या था? इनोसेंट था ना। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा ना, मुझे नहीं पता कौन सा करेक्ट है, बट जो भी करेक्ट होगा उसमें ये इस तरीके से लिखा होगा कि एज और एज लिखा होगा और बीच में एक एडजेक्टिव होगा। राइट। देख लो, हरमीत इज नॉट इनोसेंट देन उदय। अच्छा, देन यूज कर रहे हो तो फिर तो यहां पे कोई ना कोई एडजेक्टिव होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री में, वो तो यूज किया हुआ नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का जिक्र नहीं है। अगला है हरमीत इज नॉट एज इनोसेंट मोर देन उदय। कोई सेंस ही नहीं है, मोर देन उदय, एज इनोसेंट। आंसर तो 4 ही बचा, बट मैं जो कह रहा था देख लो, यहाँ पे एज है और बीच में एक एडजेक्टिव है। तो ये वाला फॉर्म कॉपी पे नोट कर लेना, इस फॉर्म पे बहुत सारे सवाल एग्जाम में बने। क्वेश्चन नंबर 8, देखो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। और यकीन जानो, जब मैं इसका मटेरियल प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये अच्छे से था कि ये मेरे वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियोस में से होगा, इसमें सबसे कम व्यूज जाएंगे। इसीलिए क्योंकि सबके बस की बात नहीं है ना कि वो इतना लंबा वीडियो देख पाए। कुल मिला के देखो 112 सवाल है इसमें, कम से कम भी तो इसमें से 50 से 60 नए कॉन्सेप्ट्स होंगे या ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको आपको रिवीजन कराने में मुझे वक्त लगेगा। तो एक तो ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और इतना सीरियसली पढ़ना बाबू सबके बस की बात नहीं है। ये वही कर पाएंगे जिनमें बहुत ज्यादा भूख होगी। तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये एक तरीके से आपका टेस्ट है कि आपके अंदर कितनी भूख है सीखने की, और मेरा टेस्ट है कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है आपको सेटिस्फाई करने की नॉलेज के साथ। तो ये मेरा भी टेस्ट है और आपका भी टेस्ट है। मेरा टेस्ट ये है कि क्या मैं 112 क्वेश्चन तक हर एक कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्टली कंटेक्स्ट के साथ पढ़ा पाऊंगा, समझा पाऊंगा, और आपका टेस्ट है क्या आप ये 112 क्वेश्चन तक रुक पाओगे। मुझे बहुत ज्यादा चांस लग रहा है कि नहीं रुकेंगे, पर फिर भी इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब कि मैं आपको समझा सकूं, तो मैं बस वही कोशिश कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है कि इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कवर किया था जब मैं सीपीओ का एरर बता रहा था, तो मैं फिर से वो कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी आपको किसी दो लगातार क्लॉज में, जैसे ये क्लॉज नंबर 1 है और ये क्लॉज नंबर 2 है, जब भी आपको किसी दो लगातार क्लॉज में विल का इस्तेमाल मिल जाता है, या शैल का इस्तेमाल मिल जाता है, या वुड का इस्तेमाल मिल जाता है, या इस फैमिली का कोई भी वुड हैव भी हो सकता है, तो ये सेंटेंस हमेशा गलत होगा। और एसएससी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक विल यहां पर है, दूसरा विल यहां पर है, तो ये सेंटेंस हमेशा गलत होगा। इसमें से एक गलत है, उसको हटाना पड़ेगा। कौन हटता है? जहां पे कंडीशनल वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि इफ आ गया, अगर व्हेन आ गया, इन केस आ गया, अनटिल आ गया, अनलेस आ गया। ठीक है। ऐसे वर्ड्स
एज सुन एज आ गया, ऐसे वर्ड्स जहां पे भी होंगे ना, इनके बाद कभी भी विल या शैल या वुड इनका यूज नहीं करना होता है, ठीक है। और इस पे बार बार एसएससी क्वेश्चन पूछती है। तो यहां पे देख लेना, एक विल इस जगह था, दूसरा विल इस जगह था, हम तो श्योर है बिल्कुल कि एक हटने वाला है, कौन सा हटेगा ढूंढ लो, इसमें से कोई वर्ड आया है क्या, यहां पे इफ आया है, सो इफ के बाद वाला विल हट जाएगा, तो इफ के बाद ये विल था, ये यहां से हट जाएगा। अच्छा, अगर हमें ये सुधारने को कहा जाता तो अभी भी सेंटेंस में एरर है। क्या एरर है देख लीजिए। एरर ये है कि अब जब हमने यहां से विल को हटा दिया तो हमारे पास सेंटेंस क्या बचा, इफ इट रेन, सो इट तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रेन्स। अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता तो हम रेन्स आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउ यू टू गो। लिखा है कि अगर तुमने मुझे अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, सूचित करना, तो लिखा हुआ है कि अगर तुमने मुझे अपने प्रॉब्लम के बारे में बता दिया होता तो मैं तुम्हें पहले ही जाने देता, मैं तुम्हें पहले ही अलाउ कर देता जाने को। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 का सवाल है, ठीक है, बहुत बार आता है कंडीशनल सेंटेंस, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं कि इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 लगता है, ये पढ़ते हैं हैड प्लस V3, ये रहा V3। जो मेन क्लॉज बचेगा उसमें वुड हैव प्लस V3 लगता है, वुड हैव के बाद क्या लगता है, V3। यहां पे देखना क्या लिखा हुआ था, अलाउ, जो कि V1 था। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर अलाउड। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम अलाउड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन नंबर 1 में, इफ यू हैड प्लस V3 अप्राइज्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम आई वुड अलाउ, गलत है, हम वुड हैव अलाउड ढूंढ रहे हैं। इफ यू कैन अप्राइज मी, इसने तो फॉर्म ही बदल दिया कंडीशनल सेंटेंस का, यहां पे हैड लगता है। इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम आई वुड हैव अलाउड यू टू गो, ये तो ठीक लग रहा है बिल्कुल। इफ यू अप्राइज्ड मी, ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट, रामायणा इज एन एंशिएंट संस्कृत एपिक, इट इज बिलीव्ड टू बी रिटन अराउंड 500 BC 200 BC। ये भी मैंने अपने शिफ्ट वाइज एनालिसिस में कवर किया था। मैंने तब बोला था कि जो भी काव्य होते हैं, महाकाव्य होते हैं, उनके आगे हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है, सो इट इज ऑलवेज रिटन एज द रामायणा और द महाभारत, ठीक है। तो यहां रामायणा नहीं होगा, इसके पहले द रामायणा होगा। देखो कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना जिसमें मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा, उसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सिंपल है, तो उनके ऊपर ज्यादा दिमाग लगा के फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज नोबडी विल वियर देम नाउ। कहना शायद ये चाह रहा था कि अपने पुराने जूते फेंक दो क्योंकि अब इन्हें कोई नहीं पहनेगा, पर इसने गलत फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। सही फ्रेजल वर्ब क्या होना चाहिए था, समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब होता है किसी चीज को जो आप अनवांटेड हो आपके लिए, उस अनवांटेड चीज से छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट इज अनवांटेड इज कॉल्ड थ्रो अवे। तो यहां पे थ्रो ऑफ नहीं होना चाहिए था, यहां पे ज्यादा सटीक होता अगर हम ये लिखते कि थ्रो अवे द ओल्ड शूज, क्योंकि ये जो सेकंड वाला क्लॉज है ना, इसने सेंटेंस को और ज्यादा जस्टिफाई कर दिया है कि अब इसे कोई नहीं पहनेगा। कोई नहीं पहनेगा तो पुराने जूतों को क्या करोगे, फेंक दोगे बाहर। तो बाहर फेंकने के लिए क्या यूज किया जाता है, थ्रो अवे, ठीक है। अब देखो थ्रो से ना काफी सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, तो उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड है वो मैंने अपने स्लाइड में रख रखे हैं, मैं समझा दे रहा हूं। इसको जरूर से एक बार पीडीएफ से नोट्स बना लेना, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल क्यूइंग ऑफिशियल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से नोट्स बना लेना। क्या लिखा हुआ है कि थ्रो अवे, सबसे पहला भी मैंने बता दिया, टू डिस्कार्ड और टू वेस्ट, ऐसी चीजें जो अनवांटेड है उनको बाहर फेंकना। अगला होता है थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब होता है किसी को किसी जगह से उठाकर बाहर निकाल देना, टू इजेक्ट फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है। जैसे होता है ना कि इससे बाहर फेंको, बहुत बदतमीजी कर रहा है क्लास में, सो थ्रो हिम आउट। थ्रो आउट का मतलब होता है बाहर फेंकना। थ्रो अप, उल्टी करना, टू वॉमिट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड देख के या मर्डर देख के या गाड़ियों में जो जिसको मूविंग सिकनेस कहते हैं, गाड़ियों में घूमते हुए उल्टी आती है, सो दे यूजुअली थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब क्या होता है, दे यूजुअली वॉमिट, सो वॉमिट को बोलते हैं थ्रो अप, इंपॉर्टेंट है। अगला थ्रो ऑफ का मतलब होता है आप अपने कपड़े तुरंत से बदलना। थ्रो ऑफ का मतलब होता है कपड़े बदलना, तेजी से कपड़े बदलना, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रो ऑफ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ही ऑर्गेनाइजेस अ चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर एंड हिज फ्रेंड्स कम्स टू अटेंड इट। सो ही सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेस वर्ब है, अ चिल्ड्रंस फेयर ऑब्जेक्ट है यहां का, एवरी ईयर फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एंड कंजंक्शन है, दूसरा क्लॉज यहां से शुरू हुआ, हिज फ्रेंड्स यहां का सब्जेक्ट है, कम्स V5, मिल गया एरर। V5 क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। V1 क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। सब्जेक्ट क्या था,
हिज फ्रेंड्स, एक दोस्त या बहुत सारे? ऑब्वियसली बहुत सारे दोस्त। अगर बहुत सारे दोस्त हैं तो यहां पे हम लोग कम्स यूज करेंगे या हम कम यूज करेंगे? ऑब्वियसली हम यहां पे क्या यूज करेंगे? कम यूज करेंगे। तो आंसर क्या होगा? कम्स की जगह पे कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, दे हैव डिसाइडेड टू वाइंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद V3 आता है, यहां तक तो ठीक है। टू वाइंड आउट गलत है, टू वाइंड अप कहना चाह रहा था। वाइंड अप का मतलब होता है किसी बिजनेस को या किसी दुकान को बंद कर देना, उसको वाइंड अप कहते हैं। ठीक है, टू क्लोज को वाइंड अप कहा जाता है। वाइंड आउट देयर बिजनेस नहीं होगा, वाइंड अप देयर बिजनेस होगा कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने बिजनेस को बिना किसी देरी के बंद कर देंगे। ठीक है, वाइंड अप के 2-3 मतलब होते हैं, मैंने स्लाइड में सब कुछ कवर किया, एक बार देख लो। वाइंड अप का मतलब होता है सबसे पहला टू क्लोज अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि एक बिजनेस को क्लोज करना, ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज करना वाइंड अप कहलाता है। दूसरा है कि अपने आप को किसी ऐसी जगह पे मिलना या पाना जहां पे आपको नहीं होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट वॉन्ट टू वाइंड अप होमलेस, डू यू? तुम बेघर नहीं होना चाहते, होना चाहते हो क्या? तो वाइंड अप का मतलब होता है अपने आप को वैसी जगह पाना जहां पे आपको नहीं होना चाहिए, उसको भी वाइंड अप कहा जाता है। अगला है टू एंड और टू मेक एन एक्टिविटी एंड, किसी काम को खत्म करना, उसको बोलेंगे वाइंड अप। जैसे 112 नंबर क्वेश्चन पे जब हम पहुंचेंगे तो मैं बोलूंगा लेट्स वाइंड अप द क्लास। वाइंड अप का मतलब इसे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वाइंड अप का मतलब समझ में आ गया। यहां पे बिजनेस की बात हो रही थी तो वाइंड अप ज्यादा सटीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चा वाला सवाल। आई गोज टू अटेंड, आई के साथ V1 लगता है, आई गोज टू अटेंड नहीं, आई गो टू अटेंड। दुनिया का सबसे ज्यादा बार बोला गया लाइन आई लव यू। कभी आपने नहीं बोला होगा आई लव्स यू, ये बोलोगे रिजेक्ट हो जाओगे। लव्स यू नहीं होता, लव यू होता है। आई अपने साथ हमेशा V1 लेता है, सो गोज नहीं होगा, गो होगा। सिंपल सवाल था। आई नोटिस दैट दे डिड नॉट वेंट टू द म्यूजियम बट एंटर्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। एकदम खूबसूरत हैंडराइटिंग से 5-6 पेन का यूज करके ये वाला कॉपी पे लिख लो, क्योंकि हर एग्जाम में आया है, हर एग्जाम में आएगा। डू, डज और डिड अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक मूवीज होगा। अगर आपने गलती से भी कह दिया कि ही डज नॉट लाइक्स मूवीज तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, इसलिए जब भी कहीं पे आप डू का इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे या डिड का इस्तेमाल करेंगे तो उनके बाद हमेशा बेस फॉर्म का यूज होता है। लिखा था आई नोटिस दैट दे डिड नॉट वेंट, एरर मिल गया है, यहां पे दे डिड नॉट गो होगा वेंट की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 16, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी ऑफ द मैनेजर ऑफ द कंपनी। द मीटिंग यहां का सब्जेक्ट है, वॉज के बाद V3 है, मतलब पैसिव वॉइस में है, मीटिंग को कैंसिल किया गया था तो ये तो बिल्कुल ठीक है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल करना। सो द मीटिंग वॉज कॉल ऑफ ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी। ड्यू टू के एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ये उसका ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। ऑफ अगेन एक प्रीपोजिशन है, द मैनेजर उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ फिर से प्रीपोजिशन है, द मैनेजर उसका ऑब्जेक्ट है। कहीं कोई एरर नहीं लग रहा, सब्जेक्ट भी ठीक है, पैसिव वॉइस में था तो ये भी ठीक है, V3 होना चाहिए था। कॉल ऑफ, आंसर क्या होगा? नो एरर। ठीक है, अब कॉल एक ऐसा वर्ड है ना जो आपको बहुत परेशान करेगा, और चूंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है SSC, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है एक बार आपको सारे फ्रेजल वर्ब जो कॉल से बने हैं उनके बारे में वाकिफ करा दो। तो देखो क्या है, सबसे पहला कॉल आफ्टर। ठीक है, ये सारे मोस्ट रिपीटेड है, ऐसा नहीं इतने ही है, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं, ये मोस्ट रिपीटेड है, इसको मैंने छांट के आपको अलग से किया हुआ है। कॉल आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू नेम समवन इन ऑनर ऑफ अनदर, किसी का नाम रखना किसी के ऊपर, जैसे कि दिस प्लेस इज कॉल्ड आफ्टर इट्स किंग। सो कॉल आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज का नाम रखना। कॉल बैक, बोलते कॉल बैक करना, यार फोन नहीं उठाते हो, कॉल बैक भी नहीं करते। कॉल बैक का मतलब है टू रिटर्न अ फोन कॉल। कॉल फॉर, दे हैव कॉल्ड फॉर एन इंक्वायरी which means they have required an inquiry or they have publicly asked for an inquiry। तो किसी चीज की डिमांड करना उसको कॉल फॉर कहा जाता है। कॉल आउट का मतलब होता है चैलेंज करना। ठीक है, जैसे आप बहुत बार सुनोगे किसी मुद्दे को लेके कांग्रेस कॉल्ड आउट टू बीजेपी और बीजेपी कॉल्ड आउट टू कांग्रेस। कॉल आउट का मतलब क्या होता है? चैलेंज करना, पब्लिकली आपको चैलेंज कर रहे हैं वो। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट और टू अपील टू। कहीं पे इफ आई एम कॉलिंग ऑन यू विच मींस आई एम विजिटिंग यू। ठीक है, आई जस्ट कॉल्ड ऑन माय अर्लियर टीचर विच मींस मैं जस्ट उनसे मिलके आया। कॉल इन का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट करना। आपने बहुत बार एक्टर्स के
इंटरव्यू में सुना होगा कि कॉल इन टाइम सुबह 7 बजे था, कॉल इन टाइम सुबह 8 बजे था। कॉल इन मतलब क्या? कॉल इन मतलब जिस मोमेंट पे आपको आने को रिक्वेस्ट किया गया था उसको कॉल इन कहा जाता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, जो कि यहां पे था, कॉल ऑफ किया गया था मीटिंग को, कैंसिल किया गया था मीटिंग को, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कॉल ऑन या कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करना, या फिर भगवान को याद करना, उसको भी कॉल अपॉन कहते हैं। पुराने अपने जो प्राचीन चीजें उनको याद करना, उसको भी कॉल अपॉन या कॉल ऑन कहा जाता है। और कॉल अप का मतलब होता है टू कॉल समवन, टू टेलीफोन समवन। ठीक है, इतने थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगेन पीडीएफ से नोट्स बना लेना कॉपी पे, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, बहुत पीडीएफ है आपके पास ऑलरेडी, आप पलटते भी नहीं हो उनको, कॉपी पे लिखिए। 17 नंबर, इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस व्हिच वन हैज व्हेन वन हैज फ्यूअर रिसोर्सेज। लिखा कि इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, एरर मिल गया है मुझे, यहां इन नहीं होना चाहिए। देखो, आप जब किसी के एक्सपेक्टेशन की बात करते हो ना, सो यू लिव अप टू समवन्स एक्सपेक्टेशन, इसको नोट कर लो। तो हमेशा आप किसी की उम्मीदों पर खरे उतरते हो, किसी की उम्मीदों में नहीं रहते। सो इट इज डिफिकल्ट टू लिव अप टू समवन्स एक्सपेक्टेशन। यहां समवन की जगह पे सोसाइटल है कि समाज का की जो उम्मीदें हैं उसके लिए उसके ऊपर खरे उतरना बहुत मुश्किल है अगर किसी के पास रिसोर्सेज के संसाधनों की कमी है तो लिखा इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन नहीं होगा, लिव अप टू होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, लिव अप टू एक्सपेक्टेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस द लिटिल गर्ल सब्जेक्ट है यहां का, आंसर्स वर्ब है, गर्ल सिंगुलर था तो आंसर्स होगा, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट था, यहां भी कोई एरर नहीं है। हर पेरेंट्स सब्जेक्ट है, से V1 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दैट शी सब्जेक्ट इज वर्ब, टू इंटेलिजेंट मिल गया एरर। एक्चुअली टू को ना लोग बड़े गलत तरीके से यूज करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार ही इज टू गुड, यार ही इज टू हैंडसम। पता है इसका मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को कह रहे हो ही इज टू हैंडसम ना, शाहरुख खान इज टू हैंडसम, इसका मतलब होता है वो इतना हैंडसम है जितना उसे नहीं होना चाहिए। आई एम टू गुड का मतलब होता है मैं इतना अच्छा हूं जितना मुझे नहीं होना चाहिए। एक बात समझो, टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, और इसके साथ हमेशा कोई ना कोई एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टू पुअर, यार मैं इतना गरीब हूं जितना मुझे नहीं होना चाहिए। ही इज टू ग्रीडी, वो इतना लालची है जितना उसे नहीं होना चाहिए। सो टू आप जब भी इस्तेमाल करोगे इसके बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। आप यहां क्या कहना चाह रहे थे कि चूंकि उस छोटी बच्ची ने बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस के जवाब दिए, उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो इतनी इंटेलिजेंट है जितना उसे नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप ये या एग्जामिनर ये कहना चाह रहा था कि वो उनके पेरेंट्स को लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। देन यूज वेरी, तो क्या बोलेंगे? शी इज वेरी इंटेलिजेंट, नॉट शी इज टू इंटेलिजेंट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, we took an ice and applied it on the wound। लिखा है we took an ice। अच्छा एक बात बताओ, आइस माने बर्फ, गिन सकते हो क्या? आप इसके पीस कर सकते हो कि आप पीस ऑफ आइस बोल सकते हो, पर आइस को गिन सकते हो क्या? नहीं ना। अगर आइस को नहीं गिन सकते उसके आगे एन कैसे लगाया? एरर है या नहीं? और बहुत सिंपल एरर है, यहां पे एन नहीं होगा। या तो आप बोलो वी टुक आइस, या तो आप बोलो वी टुक अ पीस ऑफ आइस एंड अप्लाइड इट ऑन द वुड। हालांकि अगर इसमें ये एरर नहीं होता तो एक और एरर है। ठीक है, क्या एरर है? अप्लाइड के बाद मतलब किसी चीज को किसी पे अप्लाई करने को अप्लाई ऑन द वुंड नहीं, अप्लाई टू द वुंड कहा जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें छिप जाएगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा एरर है, पर अगर ये नहीं होता तो हम इसको आंसर कर सकते थे कि अप्लाई के साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है। सो वी टुक आइस एंड अप्लाइड इट टू द वुंड, नॉट ऑन द वुंड। ठीक है, इसको अभी फिलहाल इग्नोर करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द टीचर वॉज टेकन बैक बाय द ऑडेसिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट। द टीचर सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, टेकन बैक यहां का जो कि पैसिव वॉइस में था तो टेकन बैक लिखा हुआ है। बाय द ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब होता है हिंदी में साहस, करेज ऑफ द न्यू स्टूडेंट, जो नया बच्चा आया है उसके साहस को देख के टीचर आश्चर्यचकित हैं। अगर आश्चर्यचकित हैं तो उसको टेकन बैक क्यों बोल रहे हैं? ये तो फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब है और बहुत रटा रटाया है, उसको टेकन अबैक बोलते हैं ना। सो टेकन अबैक होगा जिसका मतलब होता है टू गेट सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। तो आंसर होगा द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द, नॉट टेकन बैक बाय द। क्वेश्चन नंबर 21,
आई हैव मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। देखो, जब भी किसी सेंटेंस में आप यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक या लास्ट से जुड़ा हुआ कुछ भी, इन सब का इस्तेमाल करते हो, तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में लिखा जाता है और उसके स्ट्रक्चर में हमेशा वर्ब अपने दूसरे फॉर्म में आता है। ये गोल्डन रूल है, इसका हर जगह फॉलो होगा और बहुत सारे सवाल इससे एग्जाम्स में आते हैं। तो ध्यान आपने ये रखना है कि जब भी आप यस्टरडे की बात करोगे, लास्ट डे की बात करोगे, लास्ट वीक की बात करोगे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऐसी चीजों की बात करोगे, तो हमेशा वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है। ये टेंस का डायरेक्ट रूल है। तो यहां लिखा हुआ था कि आई हैव मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। अगर मैं कह रहा हूं V2 लगेगा, फिर यहां पे हैव मेट का तो जगह नहीं है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं मेट होना चाहिए, V2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में हैव बीन मीटिंग था, गलत है, मेट था। हैड बीन मीटिंग था, वॉज मीटिंग था। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, रम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स। आज ही पढ़ाया था, शुरू में पढ़ाया था, हार्ड और हार्डली में डिफरेंस होता है। हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, हार्ड मतलब होता है कठिन या मुश्किल। तो क्या लिखा है कि रम्या इज वर्किंग हार्डली। वर्किंग हार्डली नहीं होता, वर्किंग हार्ड होता है। ठीक है, आंसर है 1 नंबर, हार्डली के जगह पे हार्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हिज मदर्स ट्रांसफर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू दिल्ली ब्रॉट अप अ ह्यूज चेंज इन हिज स्कूलिंग। लिखा है कि उसकी जो माताजी का ट्रांसफर हुआ एक छोटे से शहर से दिल्ली में, उसने उसके स्कूलिंग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। तो परिवर्तन लाने को क्या कहा जाता है? क्या उसको ब्रिंग अप कहा जाता है? जहां तक मुझे पता है, आप जहां पे फ्रेजल वर्ब ब्रिंग अप का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है किसी मुद्दे को इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि पार्लियामेंट में बिल्स ब्रिंग अप होते हैं, ब्रिंग अप का मतलब इंट्रोड्यूस होते हैं। यहां पे जो कहना चाह रहा था, कोई चेंज लेके आना, उसको शायद ब्रिंग अबाउट कहा जाता है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन। ठीक है, विच मीन्स के किसी चीज को होने का कारण बनना, उसको ब्रिंग अबाउट कहा जाता है। तो यहां लिखा था हिज मदर्स ट्रांसफर फ्रॉम अ स्कूल टू दिल्ली ब्रॉट अप, ब्रॉट अप नहीं होगा, ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज चेंज इन इट्स स्कूलिंग। ठीक है, अभी ब्रिंग से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, एक बार समझ लेते हैं उनको भी। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन। अभी जस्ट मैंने यहां लिखा था ब्रिंग अबाउट का मतलब टू मेक समथिंग टू हैपन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज को में कमी लेके आना। जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं चीजों के, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस। ब्रिंग डाउन का मतलब टू रिड्यूस द प्राइसेस, कम करने को ब्रिंग डाउन कहा जाता है। अगला लिखा हो ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू रिवील और टू पब्लिश, किसी चीज को दुनिया के सामने लेके आना, उसको ब्रिंग आउट कहा जाता है। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज अ टॉपिक। अभी मैंने यहां बोला था ब्रिंग अप का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक और टू रेज अ टॉपिक। ठीक है, ये सब का नोट्स आप प्रॉपर बना लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि अभी सीएचएसएल में पूछा तो ये तो सीजीएल में भी पूछेगा ना घुमा के, या एमटीएस में पूछेगा घुमा के। ठीक है, सारे एग्जाम्स का पैटर्न तो सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मिसेस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। मिसेस मीरा एंड फैमिली यहां का सब्जेक्ट है, रिसीव्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है। अच्छा, अ वीक अगो की बात की गई थी, एक हफ्ते पहले की बात की गई थी, तो पास्ट होना चाहिए था, तो V2 तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। हिज लेटर क्या मिला था? उसका लेटर मिला था, ऑब्जेक्ट है, कहीं कोई एरर नहीं मिल रहा। आंसर क्या होगा? नो एरर। Question number 25. Urgent activities are those things that you must do immediately as they require quick action and cannot be put on. लिखा है कि urgent activities ऐसे activities होते हैं जिनके ऊपर आपको इमीडिएटली कुछ करना चाहिए। देखो, मस्ट एक मॉडल है, उसके बाद बेस फॉर्म आना चाहिए, आया है, यूज का सब्जेक्ट था, यहां तो कोई एरर नहीं है। एज कंजंक्शन है, दे सब्जेक्ट है, रिक्वायर वर्ब है, दे रिक्वायर क्विक एक्शन, क्विक एक्शन ऑब्जेक्ट था। एंड कैन नॉट मॉडल है, बी बेस फॉर्म है, ठीक है। पुट ऑन गलत है भाई, पुट ऑन, कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स आ रहे हैं। देखो, पुट ऑन का मतलब होता है किसी लिबास को ओढ़ना या लिबास को पहनना। ठीक है, आमतौर पर कपड़े पहनने के लिए पुट ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। यहां क्या कह रहा था कि अर्जेंट एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके ऊपर इमीडिएटली आपको एक्शन लेना चाहिए और उसको टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको टाल नहीं सकते हैं। यहां पे जो यूज किया वो क्या यूज किया? पुट ऑन। गलत है या नहीं? गलत है या नहीं है? एक बार देख लो, और भी फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, जैसे कि पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाकी डेट के लिए टाल देना। जैसे इफ आई एम पुटिंग असाइड समथिंग, आई एम सेटिंग इट अपार्ट फॉर लेटर, बाद में करेंगे। ठीक है, पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है चीजों को जगह पे रखना।
पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई प्रपोजल देना या कोई सजेशन देना, जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम पुट फॉरवर्ड करती है। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन और डिले, किसी चीज को पोस्टपोन करना या किसी चीज को डिले करना। वही हमारा सेंस था यहाँ पे कि अर्जेंट चीजें वो होती है जिनको पुट ऑफ नहीं किया जा सकता। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, बता दिया मैंने। पुट अप विथ बोलते हैं इट इज टफ टू पुट अप विथ दिस गाय। पुट अप विथ का मतलब होता है टू टॉलरेट दिस गाय, टू इंड्योर दिस गाय, बर्दाश्त करना, उसको पुट अप विथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेंसडे। ऐसे क्वेश्चंस मैंने सीपीओ वाले एरर के वीडियो में कवर किए हैं, फिर से बता रहा हूं, सुन लो एकदम ध्यान से, बहुत एरर्स बनते हैं इस पे। अगर आप किसी सेंटेंस में विल यूज करोगे तो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म यूज करना। मैं इसको विल नहीं लिख के मैं इसको और जेनरिक कर रहा हूं, मैं इसको मॉडल लिख रहा हूं। अगर आप किसी सेंटेंस में मॉडल लिखोगे तो हमेशा इसके बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अगर आप इसके बाद V4 लगाना चाहते हो तो आपको पहले बी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसका मतलब या तो मैं बोलूं आई कैन डू इट, या ही कैन बी डूइंग दिस थिंग, आई विल डू इट, या आई विल बी डूइंग दिस थिंग। ठीक है, विच मीन्स के अगर आप मॉडल लगा रहे हो तो उसकी इमीडिएट बाद बेस फॉर्म होगा। अगर आपके अंदर बहुत तीव्र इच्छा हो रही है V4 लगाने की तो बीच में एक बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बी बेस फॉर्म होता है जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब देख लो सवाल को, क्या लिखा हुआ था, द मीटिंग, सब्जेक्ट था विल टेकिंग, गलत है, आंसर ए है। अब हम दो तरीके सुधार सकते हैं, या तो हम बोले इसको कि विल टेक, या तो हम बोले विल बी टेकिंग। दोनों करेक्ट होंगे, आंसर हो यहां पे होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन क्राइस्टी ग्रीव आउट ही टर्न्ड आउट टू बी अ जेंटलमैन। लिखा हुआ है कि जब क्राइस्टी बाहर निकला, ग्रो आउट का मतलब होता है इधर उधर से बाहर फैलना, ही टर्न्ड आउट टू बी अ जेंटलमैन, वो एक जेंटलमैन बनकर निकला। ये क्या मीनिंग है कि जब क्राइस्टी बाहर निकला? एक्चुअली ये कहना ये चाह रहा था कि जब क्राइस्टी बड़ा हुआ, है ना, जब क्राइस्टी बड़ा हुआ तो वो एक जेंटलमैन बना। तो यार बड़ा होने के लिए तो हमने ग्रो अप सुना है, ग्रो आउट तो नहीं सुना है ना। ये पढ़ा ना आपने, ग्रो अप गाइस, विच मींस बड़े हो जाओ। यार क्या बचकानी बातें कर रहे हो, ठीक है। सो ग्रो अप होता है, ग्रो आउट नहीं, या ग्रीव आउट नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रो अप होना चाहिए ग्रो आउट की जगह पर। अब ग्रो वाले कुछ है, इनको देख लो एक बार। पहला है ग्रो अपार्ट। ग्रो अपार्ट का मतलब होता है किसी के साथ दूरी बन जाना। जैसे जब एक कपल का डिवोर्स होता है, दे ग्रो अपार्ट। ग्रो अपार्ट का मतलब होता है अलग थलग हो जाते हैं, ठीक है। अपार्ट का मतलब ऐसे भी अलग करना होता है, तब तो इजी याद करना। ग्रो बैक, किसी चीज को काट दिया या कोई चीज खो गया, वो वापस से उग रहा है, उसको ग्रो बैक कहते हैं। जैसे पत्तों के साथ ये होता है। ग्रो इनटू का मतलब होता है टू मैच्योर और डेवलप इनटू, जो चीज का परिणाम जो निकलेगा उसको ग्रो इनटू कहते हैं। जैसे हमारी दोस्ती, इट ग्रू इनटू अ मैरिज, विच मींस हमारी दोस्ती आगे चल के बदल गई शादी में। ग्रो अप टू बिकम एन अडल्ट, जो कि हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 28, ये वीडियो फ्रेजल वर्ब के लिए बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं फ्रेजल वर्ब एक बार में याद नहीं होता, बार बार देखना पड़ेगा, नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी फ्रेजल वर्ब याद होगा। और रीडिंग करते हो तो बहुत अच्छा। और मैं बार बार कहता हूं, द हिंदू रीड करिए, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या आपकी नजर से। ये फ्रेजल वर्ब वगैरह मेरे करेक्ट होते हैं, पर यकीन जानो मैंने आज तक कभी बैठ के याद नहीं किया है। ना मैं अपने स्टूडेंट्स को, जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मैं अपने बच्चों को या ऑनलाइन कभी अगर पढ़ाता हूं, तो सबको मैं ये बोलता हूं कि याद करने वाली चीज ही नहीं है, रीडिंग करो, इतना रीडिंग करो कि ये सब चीज जुबान पे बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 28, रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। रश्मि जो है वो बहुत मजेदार थी जब उसे ये खबर मिली क्या हुआ था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि रश्मि बहुत मजेदार थी, यहां पे अम्यूजिंग लिखा हुआ है। एक्चुअली होना चाहिए था कि रश्मि बहुत खुश हुई, विच मीन्स पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है, रश्मि वॉज के बाद या वर के बाद या किसी भी बी फॉर्म के बाद आप V3 लगाते हो तब वो पैसिव बनता है। V4 लगाने से वो पैसिव नहीं बनता, हालांकि ये है एडजेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पर अम्यूजिंग नहीं चाहिए हमें अम्यूज्ड चाहिए। क्या हो जाएगा? रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूज्ड मैन, V3 का इस्तेमाल हुआ कि रश्मि बहुत खुश हुई जब उसने ये सुना कि क्या हुआ है। तो यहां पे अम्यूजिंग को हटा के अम्यूज्ड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, बिकॉज इट इज रेनिंग हैवी। यहां एरर है, दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है। हैवी मतलब होता है भारी, और ये एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? या तो एक नाउन के लिए या तो एक प्रोनाउन के लिए। लिखा है कि डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, बिकॉज इट
बाहर मत जाओ क्योंकि वो बारिश भारी है। वो बारिश भारी मतलब, क्योंकि अभी तो ये इट प्रोनाउन के लिए आ रहा है हैवी, ये तो एडजेक्टिव है। हम इस शायद यहाँ पे एडवर्ब करना चाह रहे हैं, हम एक एडवर्ब ऑफ मैनर बताना चाह रहे हैं, एक तरीका बताना चाह रहे हैं कि बारिश कैसे हो रही है। जब आप इसका तरीका बता रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर यूज कीजिए। कैसे बना सकते हैं इसको एडवर्ब? एलवाई लगा दो और क्या बन जाएगा? हेवीली। तो क्या हो जाएगा? डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हेवीली। रेनिंग हेवी के जगह पे रेनिंग हेवीली होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द क्लास टीचर वॉज वुंडेड इन अ लेग। देखो इस सेंटेंस में ऐसे कोई एरर खास है नहीं। अगर यहां पर कहीं पर नो एरर का ऑप्शन होता तो 99.9% बच्चे नो एरर करते और एसएससी मार्क्स भी देते। अब कहीं पे नो एरर नहीं दिया, इसका मतलब बाल की खाल निकालने को कह रहे हैं। तो चलो भैया बाल की खाल निकालते हैं। क्या लिखा है कि द क्लास टीचर वॉज वुंडेड इन अ लेग। देखो आमतौर पर जो अ का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो किसी स्पेसिफिक जो बॉडी ऑर्गन है उसके साथ नहीं किया जाता है। पर मैं कह रहा हूं, हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बोल रहा हूं कि अगर यहां नो एरर होता तो वो आंसर होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरर नहीं है, या ये एरर ही नहीं है कह लो, ठीक है। पर एक कॉन्सेप्ट ये भी है कैम्ब्रिज के किताबों में कि स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन के साथ अ का इस्तेमाल मत करिए, द को प्रीफर करिए। ये नहीं बोला गलत है, कह रहे द को प्रीफर करिए। तो चलो भैया द को प्रीफर करते, अ लेग के जगह पे क्या होगा? द लेग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 31, टुडे शी सेड टू हर फ्रेंड, आज उसने अपने दोस्त से कहा, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट एवर। कुछ अटपटा लगा पढ़ने में, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट एवर। अब देखो इसका टेंस चेंज करने मत लग जाना कि सर यहां तो सेड था, V2 था, पास्ट था, तो आगे भी इन्वर्टेड कॉमा देख लो। इन्वर्टेड कॉमा देख लो, नरेशन का सवाल है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी टेंस हो सकता है। जब तक आप इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ना कर दो, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो टेंस ढूंढने पे मत लग जाना कि सर यहाँ आर है तो वर होगा, हैव है तो हैड होगा, दो एरर हो गया सर, ऐसी बात नहीं है। देख लो अब इसमें एरर है क्या। लिखा है टुडे शी सेड टू हर फ्रेंड, यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट एवर। एक बात बताओ, ये वाला सेंटेंस सुना है? आई हैव कॉल्ड नेवर यू। ये सेंटेंस सही है क्या? आप बोलोगे सर क्या लिख रहे हैं उलू जुलू, ये कैसे सही हो सकता है? अच्छा अब मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, आई हैव नेवर कॉल्ड यू। अब सही है क्या? आप बोलोगे हाँ सर अब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है सुनने में। क्या हुआ पता है? ये जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ना कि कितनी बार कोई काम हुआ, नेवर, एवर, ऑलवेज, इनके साथ एक रूल है। रूल क्या है कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में, उस केस में ये मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वर्क हार्ड, इसमें आई सब्जेक्ट है और वर्क मेन वर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, कहां आया? पोजीशन देख लो। इसका यह मतलब है कि ये क्वेश्चन हमेशा जब भी आप पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहां आता है। तो ये कहां आता है? ये आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। इसीलिए यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब था और ये मेन वर्ब था। आपको ये गलत लग रहा था, इसको जब मैं बीच में लेके आ गया आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा था। तो सेम चीज तो यहां पे भी होगा। ये एवर जो है ये तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या होगा? यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, क्योंकि हैव है यहां का हेल्पिंग वर्ब और मेट है यहां का मेन वर्ब। तो बीच में क्या करेंगे? बीच में लगा देंगे एवर। अभी देखो पढ़ने में अटपटा लगेगा, फिर से वही बात है कि सर सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए एरर कर दिया। मैंने रीजन के साथ बता दिया कि क्या इसमें आंसर क्यों है, अगर वो है तो। 32 नंबर, मिस्टर नारायणन इज अ रैदर लेजी मैन। मिस्टर नारायणन जो है वो एक बहुत ही आलसी व्यक्ति है। देखो बहुत बार ना आपसे रैदर और फेयरली के बीच में एरर बनता है। रैदर और फेयरली इन दोनों का मतलब होता है अच्छा खासा या बहुत, जिसको कहते हैं, ठीक है। पर दोनों एडवर्ब में, पर इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस यह है कि ये एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ आता है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ आता है, जबकि फेयरली जो है वो एक प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ आता है, ठीक है। जैसे कि ही इज अ फेयरली गुड क्रिकेटर, कि यार वो अच्छा खासा क्रिकेटर है, फेयरली गुड क्रिकेटर। ध्यान दीजिएगा आप जैसे यहां पे फेयरली लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहां पे गुड क्रिकेटर बोला है। अज्यूम करो यहां बैड लिखा होता तो फिर हमें यहां फेयरली की जगह पे रैदर करना पड़ता।
तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि रैदर का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव एडजेक्टिव या अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, जबकि फेयरली का इस्तेमाल पॉजिटिव या प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। तो लिखा है कि मिस्टर नारायण इज अ रैदर लेजी मैन, गलत है, सॉरी गलत नहीं बोल रहा, माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे लेजी का इस्तेमाल किया गया था जो कि एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नो एरर। अगर यहां पर फेयरली लिखा होता तो हम उसे एरर करते। क्वेश्चन नंबर 33, आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। मैंने क्या बोला था कि अगर कहीं पर लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, यस्टरडे ऐसे चीजें यूज्ड हो तो वो हमेशा सिंपल पास्ट होगा और वर्ब का फॉर्म हमेशा V2 होगा। जरा सेंटेंस को देखिए, आई हैड सीन हर, पास्ट परफेक्ट कहां से आ गया? गलत है या नहीं है? गलत है भाई साहब, V2 लगना चाहिए ना। आंसर क्या होना चाहिए था? 100। तो ऑप्शन नंबर 4 100 होगा। सिंपल क्वेश्चन है। माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स एट द गेट नंबर 6। लिखा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट का गेट नंबर 6 पे। यहां कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसमें देखो माई स्टूडेंट सब्जेक्ट था, आर वेटिंग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब था, फॉर प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, कहीं कोई एरर नहीं है, एट प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट। पर जब हम एंड पे जाते हैं सेंटेंस का तो हमें एक अटपटा चीज दिखता है यहां पर कि द गेट नंबर 6, मतलब गेट नंबर 6 के बारे में क्या पहले बात की गई थी? नहीं ना, तो फिर द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? डायरेक्टली बोल दो ना कि माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द फ्लाइट्स एट गेट नंबर 6। व्हाई टू यूज द इन द सेंटेंस? नेक्स्ट, आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड ऑफ माई फ्रेंड फॉर द हेल्प ही रेंडर टू मी। मैं अपने दोस्त का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उसने मेरी मदद की। ठीक है, नोट करिएगा कॉपी पे। ऑब्लाइज्ड हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है, इसको नोट कर लीजिए। और भी है, जैसे कि ग्रेटफुल टू, फेथफुल टू। ठीक है, ये कृतज्ञ वाले सेंस में जो एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं ना, उनके साथ नॉर्मली टू का इस्तेमाल होता है। तो लिखा है कि आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड ऑफ माई फ्रेंड। ऑब्लाइज्ड ऑफ नहीं होगा, ऑब्लाइज्ड अपने बाद टू लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये, यहां पे ऑफ को हटा के टू होगा। ठीक है, ये नोट करने लायक कंटेंट है, कॉपी पे आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, शी विल बीइंग स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स टुमारो। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं ये कि मॉडल के बाद या तो बेस फॉर्म यूज करो, या तो अगर बहुत मन हो रहा है आपका कि इसके बाद V4 यूज करना चाहिए तो बीच में बी का इस्तेमाल करो। बी का इस्तेमाल करो, बीइंग का नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लिखा था शी विल बीइंग, बीइंग नहीं होगा, यहां बी यूज करो, शी विल बी स्टडिंग। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आई एम श्योर दैट ही विल प्रेइंग फॉर अ गुड क्रॉप दिस ईयर। सेम क्वेश्चन, सेम एरर, सेम टाइप का। विल बी प्रेइंग हो जाएगा यहां पे, या तो विल प्रे बोलिए, या तो बोलिए विल प्रे, ही विल प्रे फॉर, या तो बोलिए ही विल बी प्रेइंग फॉर। सेम एरर है, तो मैं टाइम नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 38, आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर। एक नोट मैंने आपको लिखवाया था जब मैं सीपीओ वाले एरर कर रहा था। जिन्हें नहीं पता है, जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं ऑलरेडी सीपीओ के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे ना, उसमें स्पॉटिंग एरर है, सिनोनिम है, ईडियम्स है, वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ठीक है, और ये CHSL सीरीज का पहला है। इसके बाद आगे और वीडियोस आएंगे जिसमें मैं टॉपिक वाइज, जैसे एरर कर रहे हैं ना अभी, आगे सिनोनिम करेंगे, फिर ईडियम्स करेंगे, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, ऐसे सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो जो मैं सीपीयू वाला कवर कर रहा था जब, तब मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाया था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे कभी ING नहीं लगता। ठीक है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, थिंक का थिंकिंग नहीं होता जब आप स्टेट एक अवस्था बताने की कोशिश कर रहे हो। बिलीव का बिलीविंग नहीं होता, कंसिडरिंग नहीं होता, हैविंग नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग, लुक का लुकिंग, सीम का सीमिंग, अपीयर, कंसिस्ट, कंप्रीज, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। इसमें हियर भी एक वर्ड है जिसके आगे ING नहीं लगता। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर। मैं ऐसा सुन रहा हूं कि हीट वेव इस साल का बहुत खराब होने वाला है। आप बोलिए आई हियर दैट। अगर आप पास्ट टेंस में करना चाहते हो तो लिखो आई हर्ड दैट। ठीक है, पर किसी भी हिसाब से आई एम हियरिंग नहीं हो सकता। ये वाला जो लिखा है, ये वाला एरर है, आई एम हियरिंग नहीं होगा। आपको PDF में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी, ये कॉन्सेप्ट पूरा मिल जाएगा। PDF डाउनलोड कर लेना, नोट्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर 39, दिस आर्ट वर्क आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? लिखा है कि दिस आर्ट वर्क, अच्छा दिस लिखा हुआ है, जहां पे हम
सिंगुलर नाउन इसके बाद लेके आते हैं, वहां पे हमारा एडजेक्टिव दिस का इस्तेमाल होता है, वरना एडजेक्टिव दीज का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉय एंड दीज बॉयज, यही बोलता है। यहां दिस लिखा हुआ था, इसका मतलब सिंगुलर है, इंडिकेशन है। आगे आर्ट वर्क, क्या हम वर्क को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर मानकर चल रही है। तो लिखा है कि दिस आर्ट वर्क आर अ, आर कैसे होगा भाई? क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए कि नहीं? सो दिस आर्ट वर्क इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। अगला, the companies were giving in the prizes to attract customers during the festive season। जो कंपनीज हैं वो लोग, कंपनीज यहां का सब्जेक्ट है, वर यहां का हेल्पिंग वर्ब है, गिविंग इन यहां का फ्रेजल वर्ब है, द प्राइजेस यहां का ऑब्जेक्ट है, टू अट्रैक्ट इंफिनिटिव है, कस्टमर्स ऑब्जेक्ट है, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन और उसके आगे का ऑब्जेक्ट। ये हमने पूरा सेंटेंस को अलग अलग कर लिया। अब देखते हैं एरर कहां है। कंपनीज प्लूरल था तो इसके लिए वर आएगा, कोई एरर नहीं है। गिविंग लिखा हुआ है तो वर के बाद या वॉज के बाद या इज एम आर के बाद V4 आता है, यहां पे भी कोई एरर नहीं है। गिविंग इन, अब एरर है, गिवन नहीं इस्तेमाल हो सकता यहां पे आप गिव अवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या अंतर है, आइए सीखते हैं। देखो, गिव अवे का मतलब होता है कोई राज खोल देना, कम यूज होता है, ज्यादा करके किसी को कुछ गिफ्ट देना। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यहां पे कुछ प्राइजेस गिव अवे किए जाएंगे। गिव अवे का मतलब होता है टू गिव समथिंग एज अ गिफ्ट। सो गिफ्ट देने को गिव अवे कहा जाता है। गिव इन का मतलब होता है टू सरेंडर और सबमिट। जब आप हार मान जाते हो, सरेंडर कर देते हो, उसको गिव इन या गिव अप कहा जाता है। गिव अप भी आपने सुना होगा बहुत बार, डोंट गिव अप, फेमस लाइन है। सो गिव इन का मतलब होता है युद्ध में हार मान जाना। गिव अप का मतलब होता है अपनी क्षमता खत्म हो गई इसलिए हार मान जाना, उसको गिव अप कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन में था कंपनीज जो है वो प्राइजेस क्या करेंगे, हार मानेंगे? नहीं, हार नहीं मानेंगे, गिफ्ट देंगे। सो गिफ्ट देने को गिव अवे कहा जाता है। अगला है गिव आउट। गिव आउट का मतलब होता है थक जाना। गिव वे का मतलब होता है किसी की बात मान लेना हार मानकर, उसको गिव वे कहता है। रास्ता देना कि जाओ भाई, मेरे से नहीं रोके जाओगे तुम, उसको गिव वे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 41, प्रतिज्ञा अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन 5 आवर्स अर्ली। अच्छा, प्रतिज्ञा पहुंची रेलवे स्टेशन, अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन। आप जब किसी का पोजीशन बताते हो तो एट का इस्तेमाल करते हो ना, और वैसे भी अराइव्ड अपने बाद हमेशा एट लेते हैं। सो आई अराइव्ड एट द एग्जामिनेशन हॉल, आई अराइव्ड एट द स्कूल। सो एट होगा यहाँ पे, टू द रेलवे स्टेशन का कोई सेंस नहीं। सिंपल क्वेश्चन बच्चों वाला। नेक्स्ट, प्रतीक वॉज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर अ फेवर बट ही कुड नॉट मस्टर अप द करेज। मस्टर मतलब होता है इकट्ठा करना। सो ही ब्लैक्ड आउट। लिखा हुआ है कि प्रतीक जो है वो श्रेया से एक फेवर मांगना चाह रहा था, पर वो उसके लिए साहस नहीं जुटा पाया, इसीलिए वो ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, इसलिए वो बेहोश हो गया। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं। बाकी सेंटेंसेस पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ यहां पे चेंजेस है। तो एक बार इनको देख लेते हैं। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। तो लिखा है कि प्रतीक जो है श्रेया से फेवर मांगना चाह रहा था, पर वो साहस नहीं कर पाया, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। अगर श्रेया उससे कुछ पूछती और वो मना करता तो हम कहते ना टर्न डाउन किया है। तो ये तो आंसर नहीं है। चेकआउट का मतलब होता है नजर रखना, इसलिए उसने नजर रखना शुरू किया। कोई सेंस नहीं है। चिकन आउट, चिकन आउट का मतलब होता है कि आप डिसीजन ना ले पाओ क्योंकि आप बहुत डर गए हो, उसको चिकन आउट कहा जाता है। याद कर लेते हैं, आपने चिकन हार्टेड सुना होगा, इडियम है। चिकन एक सिंबल है कायरता का। सो चिकन आउट का मतलब होता है मुर्गे की तरह डर गए तुम। ठीक है, मुर्गे की तरह डरकर तुमने प्लान पोस्टपोन कर दिया, उसको चिकन आउट कहा जाता है। ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि साहस नहीं जुटा पाया इसलिए वो चिकन आउट कर गया। अगला है ब्रोकिन। देखो, ब्रेकिंग का मतलब होता है किसी के घर में घुस के चोरी करना, उसको ब्रेकिंग कहते हैं। तो श्रेया से फेवर मांग रहा था पर उसको साहस नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे घर में चोरी कर ली। कोई सेंस नहीं है। जितनी बातें मैंने बताई वो यहां पे लिखी हुई हैं, आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो एक बार इसको देख लेना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 43, आई विल बी स्टडी अराउंड 7 o'clock। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी क्या बोला था, मॉडल होगा, मॉडल के बाद बी होगा, तो उसके बाद V4 यूज करना चाहिए, विच मीन्स आई विल बी स्टडिंग बोलिए, या तो फिर यहां से बी ही हटा दीजिए, आई विल स्टडी बोलिए, किसी भी हालत में आंसर 3 पार्ट में। नेक्स्ट 44, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली इन द कॉन्सर्ट हॉल लास्ट नाइट। ऑलरेडी कवर कर चुका। बोला था, क्या बोला था, यस्टरडे अगर कहीं हो, लास्ट डे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट से बना कुछ भी हो, तो हमेशा इसके साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। यहां लिखा था वॉज सिंगिंग, गलत है या नहीं है? क्या होना चाहिए था, सैंग। तो क्या हो जाएगा, शी सैंग ब्यूटिफुली इन द कॉन्सर्ट हॉल। नेक्स्ट
माई डॉटर पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द लायंस क्लब। अलग अलग कर लेते हैं, एरर मिल जाएगा। माई डॉटर, डॉटर यहां का सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट यहां का वर्ब है, हमें एरर मिल गया है। जब हम डॉटर कह रहे हैं तो कितने लोग हैं? एक है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो जो वर्ब इसके साथ लगाएंगे वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जरा देख लो अभी क्या यूज किया हुआ है, अभी यूज किया हुआ है पार्टिसिपेट, जो कि V1 है और ये प्लूरल है अपने नेचर से। अगर हम इसको V5 बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? पार्टिसिपेट्स कर लेंगे इसको, पार्टिसिपेट्स कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? माई डॉटर पार्टिसिपेट्स इन द डांस कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द पुलिस इंस्पेक्टर वाज ट्राइंग टू गिव आउट द कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज इन द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। लिखा है कि द पुलिस इंस्पेक्टर, जो पुलिस इंस्पेक्टर था, जो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज थे। कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज का मतलब है कि एक बंदा कुछ और कह रहा है, दूसरा बंदा कुछ और कह रहा है, वो दोनों आपस में अपोजिट है, उसको कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्सीडेंट का सीन था, ऑब्वियसली वहां पे 10 लोग 10 तरह की बातें कह रहे थे, तो जो पुलिस वाला है ना, वो कोशिश कर रहा था कि वो उनको गिव आउट कर सके। अब ये गलत है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसके जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, और ऑप्शंस देख लो, लाइटन अप, रश आउट, साइन अप, सॉर्ट आउट। इसमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब सही है? ठीक है। सो टू गिव आउट का मतलब होता है, टू गिव आउट का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देना, राज खोल देने को गिव आउट कहते हैं, ठीक है। तो क्या पुलिस वाला दो कहानियों के बीच में राज खोलने की कोशिश कर रहा था? नहीं, राज खोलने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये तो बिल्कुल गलत ही है। अच्छा, लाइटन अप का मतलब होता है हंसी, ठीक है, फुल ऑफ लाफ्टर, टू लुक हैप्पी, खुश रहना। तो पुलिस वाला जो था बड़ा खुश रहने की कोशिश कर रहा था उलूल जुलूल कहानियां सुन के, गलत है। रश आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, पुलिस वाला भाग के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कहानियां सुन के। पुलिस भागती थोड़ी ना है, पुलिस तो सॉल्व करेगी ना उसको। साइन अप, आप जब गूगल अकाउंट बनाते हैं आपको बोला जाता है साइन अप करो। साइन अप का मतलब होता है टू अग्री टू समथिंग, टू अग्री टू सम टर्म्स। पुलिस वाला अग्री करने की कोशिश कर रहा था कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज से। सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट का मतलब होता है अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना। इसका सेंस बनता है कि पुलिस वाला क्या कर रहा था कि जो दो चार कहानियां थी जो आपस में मतलब एकदम विपरीत थी, उनको अलग अलग करने की कोशिश कर रहा था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 46 का होगा आंसर नंबर 4। जितनी बातें मैंने बताई है वो यहां पे लिखी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, एमिली इज अ अमेरिकन लिविंग इन पेरिस फॉर हर वर्क। एमिली इज अ अमेरिकन ना एन अमेरिकन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। द एरोप्लेन टुक डाउन, टेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होता है। द एरोप्लेन टुक डाउन विदाउट द पैसेंजर्स आफ्टर मेकिंग अ सडन अनाउंसमेंट। लिखा हुआ है कि एक अचानक से एक अनाउंसमेंट करने के बाद बिना पैसेंजर्स के एरोप्लेन जो है वो टेक डाउन कर गया। टेक डाउन का मतलब होता है हरा देना। तो एरोप्लेन जो है उसने हरा दिया, एरोप्लेन उड़ गया और उसको टेक ऑफ कहते हैं। सुना होगा अपने फिल्मों में, टेक ऑफ कर गया, जैसे ही टेक ऑफ हुआ एक्सीडेंट हो गया। सो इसको हम टुक ऑफ बोलेंगे। यहां पे टुक डाउन लिखा हुआ था, एरर था वो, टुक डाउन की जगह पे टुक ऑफ होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन 49, दिस इज अ डॉल एंड देयर इज अ अम्ब्रेला। दिस इज अ डॉल एंड देयर इज अ अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। यार अब ये सब भी बताऊं क्या? क्लास 2 के सवाल है ये। नेक्स्ट, she shall being traveling by this time tomorrow। she shall being बार बार रिपीट हो रहा है, पहले भी बताया है। या तो बोलो she shall be traveling या तो बोलो she shall travel। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम ट्रेवल करने का ट्राई करें तो हमें being को भी हटाना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा, दो पार्ट में एरर हो जाएगा। ज्यादा अच्छा है being को हटा के बी कर दीजिए, इसको V4 रहने दीजिए, तो हो जाएगा she shall be traveling, ठीक है। आंसर है 3। 51, the hotel room which we booked isn't enough big। देखो इनफ का मतलब होता है काफी, ठीक है। इसके एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि ये जिस भी एडजेक्टिव या एडवर्ब, दोनों के बाद ये आ सकता है, ये जिस भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आता है, एडवर्ब के साथ आता है, हमेशा ये इसकी जो पोजीशन है सेंटेंस में हमेशा उनके पीछे होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि दिस रूम इज बिग इनफ, you are tall enough, she is not sleeping peacefully enough। तो एडजेक्टिव यूज करें आप या एडवर्ब यूज करें आप, जब भी इसका पोजीशन आप देखेंगे हमेशा उसके बाद होगा।
तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, द होटल रूम विच वी बुक, जो होटल रूम हमने बुक किया है, इजंट इनफ बिग, इनफ बिग नहीं होगा, क्या होगा, बिग इनफ, राइट। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 52, वी हैज ट्रेवल्ड टू मैनी स्टेट्स, इससे सिंपल सवाल कोई हो नहीं सकता, वी अपने साथ हमेशा हैव लेता है, प्लूरल प्लूरल। नेक्स्ट, द सोल्जर्स वर सेलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। देखो गैलेंट्री का मतलब क्या होता है, गैलेंट्री का मतलब होता है साहस, ठीक है, ब्रेव जिसको कहते हैं, करेज जिसको कहा जाता है, सो गैलेंट्री कहते हैं। तो जो साहस हमारे सोल्जर्स ने दिखाया है उस सेक्शन पे उनका सिलेक्शन हुआ है। द सोल्जर्स वर सेलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स, ये पूरा का पूरा पार्ट गलत है। आप भी पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने में पता लग रहा होगा, पर पहला थॉट ये आता है यहां कोई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन नहीं, ये पूरा का पूरा फ्रेज ही गलत है। क्यों? जब आप किसी चीज के लिए सिलेक्शन की बात करते हो तो वहां पे तो कैटेगरी का टर्म इस्तेमाल किया जाता है ना, सेक्शन का टर्म कब से इस्तेमाल होने लगा? कभी सुना है कि इस सेक्शन में इनका सिलेक्शन हुआ है? नहीं, इस कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो क्या होगा, द सोल्जर्स वर सेलेक्टेड इन द कैटेगरी ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स, नॉट ऑन द सेक्शन ऑफ, ठीक है। ऐसे भी ऑन प्रीपोजिशन भी गलत है, पर सेक्शन वर्ड ही गलत है, आंसर होगा इन द कैटेगरी ऑफ। बढ़िया सवाल था, टफ सवाल था। क्वेश्चन नंबर 54, इफ शी एक्सरसाइजेस डेली शी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर। लिखा हुआ है कि इफ शी एक्सरसाइजेस डेली, ये कंडीशनल सेंटेंस 1 का सवाल है। क्या स्ट्रक्चर है लिख रहा हूं मैं यहां पे, इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगता है, अंडरलाइन कर रहा हूं इसको मैं, हाईलाइट कर रहा हूं इसको मैं, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें विल प्लस बेस फॉर्म लगता है, इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो मुद्दे की बात यह है कि इफ वाले क्लॉज में V1 या V5 आता है और आगे चल के जो मेन क्लॉज होगा उसमें विल के बाद बेस फॉर्म आता है। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? ऐसी चीजों के लिए जिसके फ्यूचर में होने की सर्टेनिटी हो या फ्यूचर में होने की बहुत अधिक संभावना हो, ठीक है। तो जब आप फ्यूचर में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि इसके होने की पूरी पूरी संभावना है, बिल्कुल प्रोबेबल बात है ये, प्रोबेबल बात है ये, तो वहां पे कंडीशनल सेंटेंस 1 का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि इफ शी एक्सरसाइजेस डेली, अगर वो डेली एक्सरसाइज करे, शी वुड रिमेन एनर्जेटिक एंड फिट फॉर एवर, वो हमेशा एनर्जेटिक और फिट रहेगी, ये कहना चाह रहा था। तो क्या इसके होने की संभावना है? बिल्कुल संभावना, तो प्रोबेबल बात है। इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस 1 में बनना चाहिए सेंटेंस। अगर हम इसको कंडीशनल सेंटेंस 1 में बनाए तो जरा इसका एक बार स्ट्रक्चर चेक करिए। इफ शी एक्सरसाइजेस, क्योंकि शी सब्जेक्ट था तो V5 आया, यहां तो कोई एरर नहीं है। शी वुड रिमेन, वुड था कि विल था? विल था ना, तो क्या करेंगे यहां पे विल। अगर हम वुड कर देंगे तो फिर ये आपका अनरियल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, जो हमें चाहिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, a owl is a bird which has wide eyes, asymmetrical ears and is found mostly in forests। a owl होता है कि an owl होता है? सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्या होगा यार। नेक्स्ट, द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट इफ यू विल कम ऑन टाइम। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। एक विल यहां पर है, दूसरा विल यहां पर है। याद आ रहा है? अगर सेंटेंस में 2 बार विल हो तो वो गलत होते हैं। किसको हटाते हैं? जो इफ के बाद आए, व्हेन के बाद आए, अनलेस के बाद आए, अनटिल के बाद आए। आज ही के वीडियो में शुरू में कवर किया था ना। यहां पे एक विल है, विल नंबर 1 मान रहे हैं इसको, यहां पे एक विल है, विल नंबर 2 मान रहे हैं इसको। कौन सा हटेगा? नंबर 2 हटेगा। नंबर 2 क्यों हटेगा? क्योंकि ये इफ के बाद आ रहा है, इफ के बाद ये आना अलाउड नहीं है, सो इफ यू विल नहीं होना चाहिए। यहां पे हम इसको कम्स नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट यू बचेगा, यू प्लूरल होता है अपने नेचर से, इसलिए हम इसके बाद हमेशा V1 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विथ हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस शिवराम हैज बिकम अ IPS ऑफिसर। यार IPS सामने तो दिख रहा है, आई से शुरू है, तो AEIOU वावेल का साउंड होता है, उसके पहले N लगता है, तो क्या हो जाएगा? N IPS ऑफिसर। 58, द शॉप यूजुअली ओपनड 10 मिनट्स लेट। जो दुकान है वो आमतौर पर 10 मिनट लेट शुरू होती है। देखो, अगर आप किसी सेंटेंस में यूजुअली यूज कर लो, ऑलवेज यूज कर लो, ये सारी चीजें क्या शो करती है पता है? कि ये हैबिचुअल एक्शन है। जैसे आई ऑलवेज टेक मेडिसिन ऑन टाइम। जैसे कि शी यूजुअली कम्स एट 9। यूजुअली ऑलवेज ऐसी आदतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक इंसान आमतौर पर रोज करे और वो उसका हैबिचुअल एक्शन काउंट होने लगे। और जब भी आप इनको सेंटेंस में यूज करते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन का सेंस बनकर जो वर्ब का फॉर्म लेता है वो है V1 या V5। ये आपने टेंस में पढ़ा है। यूजुअली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैबिचुअल एक्शन को, वो V1 में करते हैं या फिर V5 में करते हैं।
तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, द शॉप यूजुअली ओपेंड, ये तो V2 हो गया। अगर आप कह रहे हो आमतौर पर खुला है, तो कोई सेंस है कि दुकान आमतौर पर 10 मिनट लेट खुला है? नहीं नहीं, दुकान आमतौर पर 10 मिनट लेट खुलता है। सो द शॉप यूजुअली ओपन्स यूज होगा। ओपन्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट शॉप है जो कि सिंगुलर है, अदरवाइज ओपन कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ, द शॉप यूजुअली ओपन्स 10 मिनट्स लेट, यहां पे ओपनड नहीं होगा, आंसर है 58 का 2। नेक्स्ट 59, आई एम गोइंग टू बाय अ रेड कार, मैं एक लाल कार खरीदने वाला हूं, विथ अ लेदर सीट्स एंड अ सनरूफ। अगेन क्लास 4 का क्वेश्चन है। क्या जब आप अ लेदर कह रहे हो तो इसका मतलब एक ही सीट तो खरीदोगे, तो यहां पे फिर सीट्स कैसे यूज कर रहे हो? विथ अ लेदर सीट्स नहीं, विथ अ लेदर सीट। आंसर क्या होगा? कहां गया? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, सीट्स के जगह पे सीट हो। सिंपल सवाल था, सीट हो। 60, मिसेस अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। मिसेस अरुणिमा यहां का सब्जेक्ट है, स्पीक्स यहां का वर्ब है, तेलुगु यहां का ऑब्जेक्ट है, वेल एडवर्ब ऑफ मैनर है। तरीका बता रहा है ये कि कैसे कहती हैं, कैसे तेलुगु बोलती हैं, अच्छा तेलुगु बोलती है। किसके लिए आ रहा है? स्पीक्स के लिए आ रहा है। तो कोई एरर तो नहीं है इसमें, सब कुछ ठीक है। 61, according to the encyclopedia, a oasis is an area which is made fertile by a source of fresh water। सबसे पहले समझो ओएसिस बोलते किसको। यहां मैंने इमेज लगा रखा है, क्यों लगाया है? क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पिछले ही साल सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि एक ओएसिस जो है वो एक ऐसा एरिया है जिसे जो फर्टाइल हो गया है फ्रेश वाटर से। समझ लेते हैं पहले। देखो मरुस्थल में ना आपको बहुत जगह पे पानी का सोर्स मिलेगा, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे पानी का सोर्स है, और चूंकि यहाँ पे पानी है, ये जो आसपास का एरिया है ना, ये थोड़ा फर्टाइल होता है, थोड़ा उपजाऊ होता है, और उसमें फूल पौधे पेड़ उगते हैं। इसी एरिया को ओएसिस कहा जाता है। तो ओएसिस और कुछ नहीं है, ओएसिस मरुस्थल का वो एरिया है जहां पे पेड़ पौधे उगते हैं, उसको ओएसिस कहते हैं, क्योंकि वहां पे पानी का स्रोत होता है। तो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया अ ओएसिस, अ ओएसिस नहीं होगा, क्या होगा? एन ओएसिस, क्योंकि आपको दिख रहा है ये ओ से शुरू है, ठीक है, एक वावेल का साउंड है। अब अगर आप थक गए हैं तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का ब्रेक ले लो, वॉशरूम चले जाओ, पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ थोड़ा, फिर देखना। मैं नहीं थका हूं तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। लिखा है ही हैव वर्कर्स फ्रॉम आयरलैंड एंड फ्रांस इन हिज फैक्ट्री। लिखा है ही हैव, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव लगेगा क्या? हैव नहीं लगेगा साहब, हैज लगेगा। सिंगुलर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो आंसर क्या होगा? ही हैज। नेक्स्ट, दैट डे वी रीच्ड लेट फॉर द कॉम्पिटिशन। दैट डे पास्ट के लिए यूज किया जाता है, अगर आज के लिए यूज करोगे तो दिस डे बोलना पड़ेगा। सो लिखा है दैट डे पास्ट है, वी रीच्ड लेट पास्ट है, फॉर द कॉम्पिटिशन उस दिन हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए लेट पहुंचे। यहां तो कोई एरर नहीं है, वी सब्जेक्ट था, रीच्ड यहां का वर्ब था, एंड कंजंक्शन है इवन दो, जबकि द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन यहां का सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, ऑन स्मूथ आई सब्जेक्ट है, फेल्ट वर्ब है, बैड अबाउट शिवानी लूजिंग इट। आपको दिख रहा है सब जगह पे V2 का यूज किया गया है, इसका मतलब यहां तो टेंस का कोई एरर नहीं मिला हमें। एक और एरर है, पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान आया, क्या एरर है देखो तो जरा। लिखा कि इवन दो द कंपटीशन वेंट ऑन स्मूथ। स्मूथ क्या है? स्मूथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लो, जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि उसका ना बड़ा स्मूथ एक्शन है बॉलिंग का। यार पता है बहुत स्मूथ सरफेस है इस टाइल्स का। एक्शन क्या है? नाउन है। सरफेस क्या है? नाउन है। क्या स्मूथ इसको क्वालिफाई कर रहा है? जी बिल्कुल क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो स्मूथ है ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जरा सेंटेंस में इसका यूज देख लो, अगर आपको यह समझ में आ गया कि ये एडजेक्टिव है। क्या लिखा हुआ था कि इवन दो द कॉम्पिटिशन वेंट ऑन स्मूथ, क्या कॉम्पिटिशन स्मूथ था या कॉम्पिटिशन स्मूथली चल रहा था? ये जो स्मूथ टर्म है ये कॉम्पिटिशन के लिए आया कि वेंट के लिए आया? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये वेंट के लिए आया। इसका मतलब हम लोग एक वर्ब के लिए लेके आ रहे हैं, वर्ब को क्वालिफाई करवा रहे हैं। जब वर्ब को क्वालिफाई करा रहे हैं तो एक एडजेक्टिव कैसे करेगा? एडवर्ब करना चाहिए ना, और अगर एडवर्ब करेगा तो स्मूथ होना चाहिए कि स्मूथली होना चाहिए? स्मूथली होना चाहिए ना, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 स्मूथली। क्लियर? नेक्स्ट, आई विल रिवाइज माई कोर्स एटलीस्ट 3 times बिफोर माई फाइनल एग्जामिनेशन। आई विल रिवाइज गलत है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है। कितनी बार आ चुका है यह सवाल आज के वीडियो में, मॉडल के बाद बेस फॉर्म होगा। यहां लिखा है कि आई विल हैव रिवाइज्ड, ये भी ठीक है कि विल के बाद हैव लगा दिया, हैव के बाद विल लगा दिया। आई मस्ट रिवाइज्ड गलत है, मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म होता है। आई वुड रिवाइज्ड गलत है, वुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म होता है।
आई विल बी रिवाइज गलत है, अगर आप विल के मॉडल के बाद बी लगाओगे तो V4 होना चाहिए, गलत है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन इंडिया। लिखा है कि ठंडी के दौरान, विंटर्स के दौरान ज्यादा करके जो ट्रेन है वो नॉर्थ इंडिया में समय पर नहीं दौड़ रही है। देखो ये जहां पे आप इजम आर प्लस V4 का यूज करते हो ना, ये एक टेम्पररी एक्शन को शो करता है, जिसका मतलब होता है हम इसके थ्रू एक ऐसा काम बताना चाहते हैं जो हम अभी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं एम टीचिंग बोल रहा हूं क्योंकि मेरा टेम्पररी एक्शन अभी हो रहा है। जबकि अब अगर आप किसी परमानेंट एक्शन की बात करना चाहते हो, विच मीन्स ऐसी चीजों की बात करना चाहते हो जो हमेशा होता है, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखिए, V1 या V5 में लिखिए। अब जरा सेंटेंस का कंटेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है ठंड के दौरान, ठंड के दौरान मतलब हर ठंड के दौरान, हमेशा। मोस्ट ऑफ द ट्रेन, ज्यादा करके जो ट्रेन है वो समय पे नहीं चल रही हैं। समय पे नहीं चल रही है, नहीं, समय पे नहीं चलती हैं। ये परमानेंट एक्शन है कि जब भी ठंड आती है मोस्ट ऑफ द ट्रेन समय पे नहीं चलती हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पे आर नॉट रनिंग नहीं होना चाहिए था। आंसर है हमारा, होना क्या चाहिए था? डू नॉट रन। यहां पे हमने V1 यूज किया और उसके साथ बेस फॉर्म रन यूज किया, तो क्या हो जाएगा? डू नॉट रन ऑन टाइम। बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, आर टुडे अ वर्किंग डे और अ हॉलीडे? आर टुडे या इज टुडे? इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? टुडे यहां का सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, क्या होगा? इज होगा। इन दिस कोल्ड वेदर, इस ठंडे मौसम में, देयर इज नथिंग लाइक गुड कप ऑफ कॉफी। इस ठंडे मौसम में एक कप कॉफी जैसा कुछ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? एक कप कॉफी जैसा। कप एक कॉमन नाउन है, मैंने पहले भी आपको बोला है, जब भी कहीं पे आप कॉमन नाउन का यूज करो और सिंगुलर फॉर्म में यूज करो तो ये बिना आर्टिकल के नहीं आता। या तो आप ए लगाओ, या तो आप एन लगाओ, या तो आप द लगाओ। अब यहां पे जो कंटेक्स्ट ठीक लग रहा था वो अ का लग रहा था, तो हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज नथिंग लाइक अ कप ऑफ कॉफी। इट्स इन द सिमिलर लाइंस, लाइक मैं ये नहीं कह सकता कि ही इज बॉय। एक कॉमन नाउन है, आप इसको जब सिंगुलर में लिखते हो तो आगे आपको एक आर्टिकल लगाना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज एन क्वाइट स्ट्रीट। देखो इस पे ना बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूं। ये दोनों दो अलग वर्ड्स हैं। क्वाइट का मतलब होता है काफी, जैसे कि ही इज क्वाइट स्मार्ट, वो काफी स्मार्ट है। क्वाइट मतलब होता है चुप, जैसे आपने सुना होगा कीप क्वाइट। मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना कीप क्वाइट, क्वाइट नहीं होता, कीप क्वाइट विच मींस चुप रहो। ठीक है, सो क्वाइट का मतलब होता है चुप। क्या लिखा है कि देयर इज एन क्वाइट स्ट्रीट। यार ये कोई वॉवल से स्टार्ट हो रहा है क्या? क्वाइट तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो एन क्यों लगाएंगे? अ लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रोटन। फिर से वही वाली बात है कि ये सेंटेंस जो अ लेग वाला हमने आगे किया था, ये सेंटेंस करेक्ट है यार एक्चुअली, पर नो सब्स्टिट्यूशन कहीं दिया नहीं, तो बाल की खाल निकालेंगे। चलो निकालते हैं। अच्छा, अभी जो मतलब है उसका ये है कि एक हिस्सा एक सेब का सड़ा हुआ है। मान लो मेरे सामने 20 सेब रखे हुए, उसमें से एक सेब का मुझे दिख रहा है कि एक हिस्सा सड़ा हुआ है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रोटन। पर इसको सही नहीं मान रहा है, ये बाल की खाल निकालने को कह रहा है, तो यहां से एन हटा के फिर हम द कर देंगे कि जो एप्पल मैं खा रहा हूं, या जो एप्पल मेरे हाथ में, या जिस एप्पल को मैं एड्रेस कर रहा हूं, उस एप्पल का एक पार्ट सड़ा हुआ है। सो अ पार्ट ऑफ द एप्पल होगा, एन एप्पल नहीं होगा। नेक्स्ट, द जनरल्स एड्रेस वॉज अपलॉड्स बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। द जनरल्स एड्रेस मतलब यहां पे पता नहीं है, एड्रेस मतलब यहां पे स्पीच है। तो जो जनरल का जो स्पीच था ना, उसको अपलोड किया गया सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के द्वारा। आप समझना, एड्रेस यहां का सब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो स्पीच है इसने अपलोड किया, अपलोड मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना। अब एक बात बताओ, स्पीच जो था उसने किसी की तारीफ की या स्पीच की तारीफ की गई? स्पीच ने तारीफ की या स्पीच की तारीफ की गई? ऑब्वियसली स्पीच कोई आदमी तो है नहीं, तारीफ कर नहीं सकता, स्पीच की तारीफ की गई। इसका मतलब इस एक्शन का एड्रेस रिसीवर, रिसीवर है। पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है, जब सब्जेक्ट रिसीवर का काम करे तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं, और जब सब्जेक्ट डूअर का काम करे तो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ था? जनरल्स एड्रेस वॉज अपलॉड्स, ये तो पैसिव वॉइस में होना चाहिए था, तो अपलॉड्स कैसे यूज करेंगे? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बी का कोई भी फॉर्म लगेगा और उसके बाद V3 लगेगा, V3, V5 नहीं। सो यहां पे अपलॉड्स नहीं होना चाहिए, अपलोडेड होना चाहिए माफ कीजिएगा, अपलोडेड होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 71,
हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड व्हाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। लिखा हुआ है तुम कितने दिनों से अपने करंट एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो और तुम और अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं देखते। तो लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर। अभी मैंने बोला था कि जहां कहीं पे भी आप इज एम आर का इस्तेमाल करते हो और इसके बाद V4 का इस्तेमाल करते हो, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जो कि अभी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग चलता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि तुम कितने दिनों से काम कर रहे हो इसके लिए, या कितने दिनों से काम करते आ रहे हो इसके लिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है टेंस का। जब भी आप पास्ट में कोई काम शुरू करते हो, टाइमलाइन पे समझा रहा हूं, और वो काम चलते चलते प्रेजेंट पे आ जाता है, तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूं। काम कब शुरू किया था? 1 घंटे पहले। काम कब तक चल रहा है? अभी तक। क्या घटना पास्ट में स्टार्ट हुई और चलते चलते प्रेजेंट तक पहुंच गई? बिल्कुल। यहां पे वही बात है ना कि पूछ रहा तुम कब से काम करते आ रहे हो, मतलब काम करना तो तुमने शुरू में पहले शुरू किया था और काम करते करते तुम अभी तक पहुंच गए। इसका मतलब है हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर, हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो किसमें यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। आंसर होगा 71 का 4। बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल था। उम्मीद करता हूं मेरे साथ साथ बना रहे हैं, आप थके नहीं है, आपका पूरा ध्यान कॉन्सेप्ट्स को समझने में है। याद रखना कि अगर CHSL में ये क्वेश्चन आया है तो यही फॉर्म MTS में भी आएगा, यही फॉर्म CGL में भी आएगा। याद करो CPO में भी ऑलमोस्ट सेम तरीके का एरर बार बार पूछ रहा था। तो SSC का ये नेचर है कि जो भी एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम्स को का जो लेबल होगा एग्जाम का, या जो क्वेश्चंस होंगे उनका नेचर रिपीट होगा। ठीक है, इसीलिए ये वीडियोस बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब यहां तक अगर आपने देखा है तो सबसे पहले आपकी हिम्मत की दाद दे रहा हूं, और अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब कर देना और यार थोड़ा शेयर कर देना। ठीक है, देखो मेरी उतनी रीच नहीं है और ईमानदारी से बोलूं तो मेरे पास उतना वक्त भी नहीं बचता कि मतलब मैं हर दिन वीडियो, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हर दिन वीडियो लेके आइए। देखो दो प्रॉब्लम है। पहला, मैं क्वांटिटी के लिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप देख रहे हो जिस तरीके क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, जितनी मेहनत मैं अपने PDF पे करता हूं, क्लासेस पे करता हूं, अगर मैं डेली लेके आऊंगा ना तो इतनी मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई टीचर नहीं कर पाएगा, और बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है। दूसरा, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं हर दिन वीडियोस बना पाऊं। मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें मैं यूट्यूब पे स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाह रहा हूं, और मेरा कोई पर्पस नहीं, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा फिलहाल। और मैंने पहले भी बोल रखा है कि जब तक CGL मेंस नहीं हो जाता मेरा कोई पेड कोर्स नहीं आने वाला। इस पूरे साल मैं बस ये कोशिश कर रहा हूं कि जितने ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हो पाए, MTS में हो, CHSL, CGL, IBPS, आई डोंट माइंड, बस मेरे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट होना चाहिए। पेड कोर्स की बात है और जो चीजें बात है, सारी बातें बात में, फिलहाल एग्जाम पे फोकस करना है, एग्जाम निकलवाना है आपका, और मैं अपना 100% इस चीज के लिए दे रहा हूं। आप थोड़ा शेयर कर दो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ वीडियो को, क्योंकि मेरा एक्सेस वहां तक नहीं है, मैं आपके थ्रू ही मेरा एक्सेस होगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को कहो, शेयर करने को कहो। हर बुधवार को, हर सैटरडे को 8 बजे रात को मेरे वीडियोस आ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। जब तक CGL नहीं हो जाता मेंस, तब तक ये वीडियोस आते रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा फिलहाल। इसीलिए मेरी तरफ से निश्चिंत रहना, अच्छा खासा पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलो 72 नंबर पे आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है। लिखा है द जजेस एलिमिनेटेड द क्लासिकल सिंगर एज सी ड्रॉप्ड ऑफ इन द मिडिल ऑफ द कॉम्पिटिशन। लिखा है कि एज सी ड्रॉप्ड ऑफ। सबसे पहले तो ड्रॉप ऑफ बोल के कुछ नहीं होता, ड्रॉप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें 2 बार एफ होता है, पर ये 1 बार एफ वाला कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता। ठीक है, जो ये कहना चाह रहा था शायद ये ड्रॉप आउट कहना चाह रहा था। ड्रॉप आउट का मतलब होता है किसी चीज को से रिजाइन कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, उसको हम लोग ड्रॉप आउट कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों को कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। कॉलेज ड्रॉप आउट का मतलब उसने बीच में कॉलेज छोड़ दिया, उसको ड्रॉप आउट कहा जाता है। यहां क्या लिखा था कि जजेस ने एलिमिनेट कर दिया उस क्लासिकल सिंगर को। क्यों एलिमिनेट कर दिया भाई? क्योंकि उसने मिडिल ऑफ द कंपटीशन में ड्रॉप आउट कर दिया था। ठीक है, एक बार देख लो, ड्रॉप से जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, ड्रॉप बाय, जिसका मतलब होता है कैजुअली किसी से मिलते जाना। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि मैं फलाने जगह गया था, वो मेरा दोस्त का घर था, जस्ट ड्रॉप्ड बाय हिम। ड्रॉप्ड बाय मतलब मैं पहुंच गया उसके घर, ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली पहुंच गया उसके घर। ड्रॉप इन का मतलब होता है बिन बुलाया मेहमान। इफ यू ड्रॉप इन समबडीज हाउस, इसका मतलब होता है उन्होंने आपको बुलाया नहीं था, आप जबरदस्ती चले गए, उसको ड्रॉप इन कहा जाता है। ड्रॉप ऑफ, जो मैं अभी कह रहा था OFF, OF नहीं OFF,
इसका मतलब होता है या तो सो जाना या तो डिलीवर कर देना किसी चीज को। आपने इसको डोज्ड ऑफ भी पढ़ा होगा, नींद आ जाना, सो जाना। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा ड्राइवर ड्रॉप्ड ऑफ व्हाइल ड्राइविंग, कि उसे नींद आ गई, वो सो गया, डोज्ड ऑफ भी कहते हैं उसको। ड्रॉप आउट का मतलब होता है टू विड्रॉ, टू क्विट, टू रिजाइन और टू डिजर्ट। ठीक है, तो वो जो जजेस थे उन्होंने क्लासिकल सिंगर को क्यों एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे। द सन राइजेस इन एन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बच्चा वाला सवाल क्लास 4 का। द सन राइजेस इन एन ईस्ट, क्या होगा, द ईस्ट। हिंट है, द वेस्ट बोल रहे हो तो द ईस्ट बोलो। अगला, इन ज्योग्राफी क्लास द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ज्योग्राफी क्लास में टीचर ने बच्चों से कहा, द टीचर यहां का सब्जेक्ट है, टोल्ड यहां का वर्ब है। स्विट्जरलैंड लाइज इनसाइड जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। स्विट्जरलैंड जो है वो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली के अंदर है। कॉमन सेंस का सवाल है। स्विट्जरलैंड खुद एक कंट्री है, फिर ये कंट्री जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली जो अपने आप में कंट्रीज हैं, उनके अंदर कैसे होगी, उनके बगल में हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे क्या यूज करना चाह रहा था, ये बिसाइड यूज करना चाह रहा था। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल। तो क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड लाइज बिसाइड जर्मनी, नॉट इनसाइड जर्मनी। अच्छा, ये बिसाइड से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्या बनते हैं, एक है बिसाइड्स और एक है बिसाइड। यहीं पे क्लियर किए देता हूं इसको। बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश बिसाइड्स मैथमेटिक्स, विच मीन्स मैथमेटिक्स के अलावा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो उसको बिसाइड्स कहा जाता है। आई प्ले क्रिकेट बिसाइड्स हॉकी, मैं हॉकी के अलावा क्रिकेट खेलता हूं। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, जैसा मैंने यहां पे लिखा था के बगल में। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में नेक्स्ट टू कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, स्विट्जरलैंड बगल में है, किसके, जर्मनी के, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के, इटली के। तो यहां पे बिसाइड होना चाहिए था, बिसाइड्स, इनसाइड नहीं। नेक्स्ट, देयर आर 8 planets in our planet system and Earth is the third planet from the sun। बच्चा वाला कॉन्सेप्ट, हर हेवनली बॉडी के आगे द लगता है, द सन दिख रहा है तो यहां द अर्थ होगा। अगला सवाल, यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन वेरी क्लियरली, आपने अपने ओपिनियन जो था आपका, आपने उसको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया। यू यहां का सब्जेक्ट है, एक्सप्रेस्ड यहां का वर्ब है, योर ओपिनियन ऑब्जेक्ट है। बट कंजंक्शन है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, आई कैन नॉट अग्री टू यू, एरर मिल गया है मुझे। कॉपी पे नोट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अग्री टू समथिंग एंड अग्री विथ समवन। देखो, जब आप किसी चीज से अग्री करते हो, जब आप किसी चीज से अग्री करते हो तो उसको अग्री टू कहा जाता है। जैसे आई डू नॉट अग्री टू द आइडिया। पर अगर आप किसी इंसान से अग्री करने की बात करते हो तो वहां पे हमेशा अग्री के साथ विथ का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट अग्री विथ यू, नॉट अग्री टू यू। यहां पे किससे अग्री करने की बात की जा रही थी, यू से, और यहां तो इंसान के लिए यू का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब टू तो नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, विथ होना चाहिए। आंसर क्या होगा 76 का 4। 77, आवर प्लेन अराइव्ड एट द मुंबई एयरपोर्ट एट द राइट टाइम। अगेन ये बाल के खाल निकालने वाली बात है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, पर एक एरर कह सकते हैं, हालांकि ये एरर तो होता कि मुंबई एयरपोर्ट के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या होगा, द आवर प्लेन अराइव्ड एट मुंबई एयरपोर्ट, नॉट एट द मुंबई एयरपोर्ट। बाल की खाल नहीं है, तो ग्रामर का रूल ही है। 78, एवरीवन हैव टू ज्वाइन हेल्थ ओरिएंटेशन क्लासेस बिफोर गोइंग फॉर ट्रेकिंग। एवरीवन हैव टू ज्वाइन, ये रूल आपने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि अगर कहीं पे एवरीवन हो, समवन हो, नो वन हो, एनीवन हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो, नथिंग हो, तो ये सारे के सारे अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। इनको इंग्लिश में सिंगुलर काउंट किया जाता है। तो लिखा हुआ है एवरीवन हैव टू ज्वाइन, क्या हो जाएगा, एवरीवन हैज टू ज्वाइन। क्लियर है। 79, it was noticed that he truthful answered the questions raised by the headmistress। ये नोटिस किया गया कि उसने सच जवाब दिया जो भी सवाल हेडमिस्ट्रेस के द्वारा रेज किए गए थे। इट सब्जेक्ट, was noticed, that conjunction, he सब्जेक्ट, ट्रूथफुल एडजेक्टिव। देखो आमतौर पर FUL वाला कोई भी वर्ड एडजेक्टिव होता है, जैसे कि ब्यूटीफुल,
ट्रूथफुल, ये तो एडजेक्टिव्स है। अच्छा, एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन या प्रोनाउन के लिए। इसका मतलब ही के लिए आ रहा था ट्रूथफुल, कि ऐसा नोटिस किया गया कि वो सच जवाब, वो सच जवाब क्या, शायद ये कहना चाह रहा है उसने सच्चाई से जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि ये जो ट्रूथफुल वर्ड है इसका यूज गलत है यहां पे। ये आंसर्ड के लिए होना चाहिए था, ये मैनर बता रहा था, तरीका बता रहा था कि उसने कैसे जवाब दिया। उसने ट्रूथफुली जवाब दिया। ट्रूथफुली कहां से आया? हमने ट्रूथफुल उठाया, उसके आगे एलवाई लगाया और क्या बना लिया? ट्रूथफुली। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें एक एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। तो हम क्या करेंगे? ट्रूथफुल नहीं होगा, यहां पे ट्रूथफुली होना चाहिए। नेक्स्ट, शी डिड नॉट वॉच फ्रैंकेनस्टाइन लास्ट नाइट। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, नोट भी कराया था, बोला था लाल ब्लू हर पेन से लिख लेना कि डिड के बाद हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सो डिड नॉट वॉच नहीं होगा, डिड नॉट वॉच होगा। अगला सवाल, द वर्कर्स कॉल्ड आउट द स्ट्राइक बिकॉज द मैनेजमेंट एक्सीडेड टू देयर डिमांड्स। लिखा है कि वर्कर्स ने कॉल आउट किया स्ट्राइक को क्योंकि मैनेजमेंट ने उनकी बात, उनके डिमांड को एक्सीड मतलब होता है टू अग्री, तो मैनेजमेंट ने उनकी बात से अग्री कर लिया था। अच्छा, स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल। हड़ताल को उन्होंने चैलेंज किया क्योंकि, तो कॉल आउट का मतलब होता है चैलेंज करना। सो हड़ताल को वर्कर्स ने चैलेंज किया क्योंकि मैनेजमेंट ने उनकी बात मान ली थी। यार, मैनेजमेंट ने अगर बात मान ली थी तो हड़ताल को चैलेंज करेंगे कि हड़ताल को कैंसिल करेंगे? और कैंसिल करने के लिए तो कॉल ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। देख लो, पहले भी बताया है, कॉल आफ्टर कॉल बैक, वीडियो के शुरू में समझाया था ना। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू कैंसिल। कॉल आउट का मतलब क्या होता है? टू चैलेंज। यहां लिखा हुआ था कॉल आउट, चैलेंज थोड़ी ना करेंगे, वो लोग क्या करेंगे? कॉल ऑफ करेंगे। तो आंसर है कॉल्ड ऑफ। देख रहे हो कितना फ्रेजल वर्ब आया है। और अभी समझ में आ रहा है मैंने क्यों वहां पे पीडीएफ में ये जानबूझ के लगाया, कितने फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। आप बोलोगे सर वीडियो 5 वीडियो डाल दो, 6 वीडियो डाल दो, तो यार क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो मैं नहीं करना चाहता। 82, अ कंपनी कैन मेक मनी बाय ऑब्टेन रिसोर्सेज मोर अफोर्डेबली। ये क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था जहां पे मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट समझा रहा था। मैं फिर से समझाऊंगा, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए। प्रेपोजिशन का एक रूल होता है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर आप कोई वर्ब लगाओ तो ये हमेशा जेरेंड के फॉर्म में होगा। जेरेंड किसे कहते हैं? वर्ब के आगे आईएनजी। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि जेरेंड अपने आप में एक नाउन का फॉर्म होता है और हर प्रेपोजिशन को अपने बाद कोई ना कोई नाउन लेना पड़ता है या प्रोनाउन लेना पड़ता है, जिसको ये अपना ऑब्जेक्ट कहेगा, जिसको अपना ये बपौती प्रॉपर्टी कहेगा। ठीक है, सो प्रेपोजिशन अपने बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन लेता है। अब अगर कोई वर्ब यूज कर दिया तब तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ग्रामरियंस ने कहा कि गलत मत करो, इसको नाउन बना दो। कैसे बना सकते हैं? वर्ब के आगे आईएनजी लगा दो। लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि आई एम बिजी इन टीच नहीं हो सकता। अगर मैं ये सेंटेंस लिखूंगा आप बोलोगे सर कुछ अटपटा लग रहा है। अगर मैं ये लिखूंगा कि आई एम बिजी इन टीचिंग, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही लग रहा है। दोनों में अंतर ये है कि ये प्रेपोजिशन है ना, तो इसके बाद अगर एक वर्ब आया, जैसे टीच मतलब पढ़ाना, एक वर्ब है, तो हमेशा इसको आईएनजी फॉर्म में रखिए। सो क्या हो जाएगा? आई एम बिजी इन टीचिंग। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो क्या लिखा था? अ कंपनी कैन मेक, कैन एक मॉडल है, उसके बाद बेस फॉर्म है, यहां तो कोई एरर नहीं है। कैन मेक मनी बाय ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, ये एक वर्ब है। गलत है कि नहीं है? क्या होना चाहिए? ऑब्टेनिंग रिसोर्सेस। ऑब्टेनिंग रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 83, देयर वॉज एन गैंग ऑफ थीव्स। एन नहीं होगा, होगा। गैंग किससे शुरू हो रहा है? जी से। एक कॉन्सोनेंट का साउंड है। एक चीज और नोट करना, थीव्स के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज किया जाता है वो गैंग यूज किया जाता है। बहुत बार इस पे भी सवाल पूछते हैं एग्जाम। 84, अ ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। लिखा है कि अ ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है वेलकम। ठीक है, तो जो उनका वेलकम का कल्चर है स्पेनिश का, वो अच्छा खासा लोग मतलब जाना हुआ है, वेल नोन है, सब जानते हैं, बहुत फेमस है। तो लिखा हुआ है अ ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अ ग्रेट कल्चर कैसे होगा? एक कल्चर है क्या उनका हॉस्पिटैलिटी का? नहीं। वेल नोन से क्या पता चल रहा है? लोग उसके बारे में जानते हैं। तो द ग्रेट बोलो ना, कि द ग्रेट कल्चर, जो उनका महान कल्चर है, जिसके बारे में सब जानते हैं। अगला, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, शी लुक अप। लुक क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अच्छा, ये प्लूरल होता है तो सेंटेंस तो ऐसे ही एरर है। अगर आप प्रेजेंट में रखना चाहते हो तो लुक्स बोलना चाहिए था। खैर आगे बढ़ते हैं। एंड सॉ, सॉ क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। एज इट वॉज, वॉज कौन सा टेंस? पास्ट टेंस।
सेंटेंस में 3 वर्ब आए, ध्यान देंगे। एक लुक है प्रेजेंट टेंस में, एक सॉ है पास्ट टेंस में, एक वॉज है पास्ट टेंस में। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, पूरे के पूरे सेंटेंस को पास्ट में रखिए, तो लुक नहीं होगा, क्या होगा, लुक्ड होगा। हालांकि अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस में भी रखते तो भी ये सेंटेंस में एरर था, फिर वहां पे लुक नहीं होना चाहिए था, लुक्स होना चाहिए था। ठीक है, सही क्या है, लुक्ड होगा, लुक के जगह पे लुक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, रवीना's daughter Kavya is most intelligent student and she consistently achieves top grades। रवीना की जो बेटी है काव्या, वो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अच्छा, मोस्ट, ये मैंने पहले भी बताया है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। हमेशा हम कहते हैं द टॉलेस्ट, हमेशा हम कहते हैं द शार्पेस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द होगा, या द मिसिंग है, हम क्या करेंगे, इसके आगे द लगा देंगे। कहां गया शी हैज, यार ये ऑप्शन में नहीं है क्या यहां पे द होगा। नेक्स्ट, और कोई एरर तो नहीं था यार इसमें, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड शी कंसिस्टेंटली अचीव्ड, नहीं और कोई एरर नहीं था, ये एरर होना चाहिए था, ऑप्शंस गलत है कुछ, या तो मेरे से टाइपिंग एरर हुई है कहीं। 87, इट वॉज माई नीस, नीस मतलब भांजी या भतीजी, इट वॉज माई नीस हु वॉज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर एंड नॉट माई सन। मार्क कीजिएगा, लास्ट ईयर आया है, पहले ही बोला है अगर कहीं पर यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट से बना कुछ भी हो तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लेता है। यहां क्या लिखा है कि इट वॉज माई नीस हु वॉज लिविंग, गलत है, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, V2 चाहिए, क्या कर देंगे, हु लेफ्ट कॉलेज। ये टाइप बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है, देख रहे हो। 88, द वॉलंटियर गेव ऑन टू द फूड पैकेट्स टू द चिल्ड्रन ऑफ द ऑर्फनेज। द वॉलंटियर गेव ऑन, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, याद करो। गिव अवे का मतलब होता है गिफ्ट देना, याद करो, उसके पहले कंपनी वाला क्वेश्चन किया था हमने, गिफ्ट देने को गिव अवे कहा जाता है। जो वॉलंटियर है वो फूड पैकेट्स दे रहे हैं अनाथालय के बच्चों को, तो गिफ्ट ही तो कर रहे हैं, तो इसको तो गिव अवे बोलेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, द वॉलंटियर गेव, सॉरी पास्ट टेंस में था, गेव अवे, राइट, एरर है, गेव अवे। अगला, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, मॉन्टी एट हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। याद करो, अगर किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस का इस्तेमाल हो और हम ये बताना चाह रहे हो कि कोई घटना पास्ट में स्टार्ट हुई हो और चलती हुई प्रेजेंट तक आ गई हो, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि सिंस चाइल्डहुड मॉन्टी एट हिज फूड, गलत है या नहीं है? एक्चुअली सेंटेंस क्या पता है, मॉन्टी एट हिज फूड फास्ट सिंस चाइल्डहुड, पर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए सिंस से शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है, प्रीपोजिशन से शुरू कर दिया है। तो क्या लिखा हुआ है कि सिंस चाइल्डहुड मॉन्टी एट हिज फूड, एरर है, एट हिज फूड नहीं होगा, मॉन्टी सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, फिर बिन लगाएंगे और फिर ईटिंग लगाएंगे, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, आफ्टर योर इंसिस्टेंस मतलब तुम्हारे हट के बाद, तुम्हारे जिद के बाद, माई सिस्टर चेक्ड अ मेल बॉक्स अगेन। तुम्हारे इंसिस्टेंस के बाद मेरी बहन ने एक मेल बॉक्स फिर से चेक किया। एक मेल बॉक्स मतलब रैंडमली कोई मेल बॉक्स पकड़ के चेक कर लिया क्या? नहीं ना, जो उसका मेल बॉक्स होगा उसी को तो चेक किया। और इंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि वो मेल बॉक्स पहले भी वो चेक कर चुकी थी, यहां पे अगेन टर्म का इस्तेमाल किया गया, फिर से वही मेल बॉक्स चेक किया है। ऐसे केस में यहां पे आर्टिकल द होना चाहिए। जब आप ऐसी चीज के बारे में बात करो जिसके बारे में पहले भी बात की जा चुकी है तो आर्टिकल द लगता है। तो क्या होगा, आफ्टर योर इंसिस्टेंस माई सिस्टर चेक द मेल बॉक्स अगेन। आ मेल बॉक्स नहीं होगा, द मेल बॉक्स होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। इन ऑर्डर टू कनेक्ट दीज थीम्स टू अ वाइडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब इन थीम्स को कनेक्ट करने के लिए पुरानी ऐतिहासिक चीजों से राहुल गो बियॉन्ड एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब जो देखने में खूबसूरत लगे, राहुल गो बियॉन्ड एस्थेटिक एनालिसिस, बियॉन्ड प्रीपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। लिखा हुआ है राहुल गो, सही है क्या? राहुल यहां का सब्जेक्ट है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सिंगुलर है। गो लिखा हुआ है, वर्ब का पहला फॉर्म है, प्लूरल होता है, गलत है या नहीं है? क्या होना चाहिए, गोज होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, राहुल गोज बियॉन्ड। नेक्स्ट, इट इज सैड दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स। ये बड़ा बहुत दुख से भरा हुआ है कि तुम बिलीव कर रहे हो, तुम यकीन कर रहे हो इन सुपरस्टिशियस मतलब जो काल्पनिक चीजें होती हैं उन सारे रिचुअल्स पे। ठीक है, तो लिखा हुआ इट इज सैड दैट यू आर बिलीविंग
मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे आईएनजी नहीं लगता, पूरा का पूरा पीडीएफ दे रखा है। सो बिलीव का बिलीविंग नहीं होता, स्लाइड में जाके चेक कर लेना एक बार, बिलीव का बिलीविंग नहीं होता, ये वाला पोर्शन एरर है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर 3, आप यहां पे बिलीव कर सकते हो। अगला, शैल हैव यू ब्रिंग योर नोट टुमारो, लिखा हुआ है शैल हैव यू ब्रिंग योर नोट टुमारो, कोई सेंस है इसका? देखो, आपने अगर शैल यूज किया है तो इसके बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अगर आप इसके साथ हैव यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज करेंगे? जैसे कि एक सेकंड, अरे यार, हाँ, यू शैल हैव कॉल्ड हर, ऐसी टाइप की चीजें बोल सकते हैं ना कि तुम्हें उसे बुलाना चाहिए था, यू शैल हैव कॉल्ड हर, ठीक है। तो आप जब इसको यूज करोगे तो पहले मॉडल होगा, उसके बाद हैव होगा और उसके बाद V3 होगा। क्या यहां पे V3 है? ब्रॉट लिखा हुआ है क्या? नहीं, पहला हिंट। दूसरा, आप जब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कर दोगे तो क्या बोलेंगे? शैल यू हैव, शैल यू हैव, यहां क्या लिखा होता है? शैल हैव यू, गलत है या नहीं? अच्छा, अगर हम यहां पे हैव को छोड़ना चाहते हैं तो यहां पे ब्रॉट करना पड़ेगा और हैव को उठा के इधर करना पड़ेगा, बहुत सारे चेंजेस है, बेहतर है आप यहां से हैव को हटा ही दो। तो क्या हो जाएगा? शैल यू ब्रिंग, एक बेस फॉर्म था, उसको देख के हमने क्या लगाया? शैल लगाया। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, आई यूज टू ईट इनटू द इवनिंग, अच्छा, आई यूज टू ईट इनटू इन द इवनिंग, इनटू और इन साथ में, दोनों प्रीपोजिशन साथ में, गलत है कि नहीं है? क्या होना चाहिए? आई यूज टू ईट इन द इवनिंग। इनटू क्यों यूज करेंगे? इनटू का इस्तेमाल किया जाता है जब आप मूवमेंट शो करते हो, बाहर से अंदर आ रही है कोई चीज, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई यूज टू ईट इनटू, इनटू नहीं होगा, आई यूज टू ईट इन द इवनिंग। नेक्स्ट, गंगा वॉज आउट शॉपिंग एट द मॉल, गंगा जो है वो मॉल में शॉपिंग कर रही थी, एंड रैन ओवर हर स्कूलमेट, रैन ओवर हर स्कूलमेट, रैन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, गाड़ी से कुचल देना। तो क्या लिखा हुआ है कि गंगा जो है वो शॉपिंग कर रही थी मॉल में और उसने कुचल दिया अपने स्कूलमेट को। कोई सेंस है इस सेंटेंस का? ना यहां पे किसी गाड़ी की बात की जा रही है, और दूसरा वो जब शॉपिंग कर रही थी तो कुचली कैसे? गलत है ना। एक्चुअली ये मिलने के सेंस में कुछ यूज करना चाह रही थी, उसको रैन अक्रॉस कहा जाता है या रैन इनटू कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली किसी के साथ मुलाकात होना, अनएक्सपेक्टेडली, इधर लिख रहा हूं, टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, उसको रन अक्रॉस या रन इनटू कहा जाता है। तो एरर ये था, यहां पर रैन ओवर नहीं होना चाहिए था, रन अक्रॉस होना चाहिए था। ये पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब का फिर से मैंने यहां पे स्लाइड डाल दिया है, एक बार इसको भी सीखते हैं। रन अक्रॉस या रन इनटू का मतलब होता है टू फाइंड और एनकाउंटर बाय चांस, जो मैंने बोला कि प्लान्ड नहीं है, गलती से आप मिल जा रहे हैं, उसको रन अक्रॉस या रन इनटू कहा जाता है। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना, जैसे यू शुड नॉट रन आफ्टर मनी, आपको पैसे का पीछा नहीं करना चाहिए, ठीक है। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, जैसे जब कोई कैदी होता है रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, वो न्याय से भागता है। रन ओवर का मतलब होता है किसी को कुचल देना गाड़ी से, जो कि हमारे स्लाइड में यूज हुआ था, जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज हुआ था, रन ओवर। अगला है रन आउट और रन शॉर्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, उसको बोलते हैं रन शॉर्ट ऑफ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 पे आएंगे। लिखा है कि द मैनेजर नोटिस्ड दैट प्रज्ञा वाज फर्स्ट टू रीच द ऑफिस ऑन सैटरडे, मैनेजर ने नोटिस किया कि प्रज्ञा सबसे पहली इंसान थी पहुंचने वाली। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर कहीं पर फर्स्ट हो, लास्ट हो, ठीक है, ऐसी चीजों के पहले हमेशा द लगता है, जिसको हम लोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। सो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के आगे हमेशा द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो लिखा है कि मैनेजर ने नोटिस किया कि प्रज्ञा वाज फर्स्ट नहीं साहब, द फर्स्ट, प्रज्ञा वाज द फर्स्ट टू रीच। नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट गेव आउट प्राइजेस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, चीफ गेस्ट ने प्राइजेस दिए जो बहुत ही मेरिटोरियस बच्चे थे, जो काबिल बच्चे थे स्कूल के, उनको। ये वाला स्लाइड कितनी बार आ चुका, गिफ्ट देने को गिव अवे कहा जाता है। यहां पे गिव आउट लिखा हुआ है, गिव आउट का मतलब होता है थक जाना, टू गेट एग्जॉस्टेड, देखो यहां पे था, तो क्या हो जाएगा? गिव अवे द प्राइजेस। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 लिखा हुआ है मैथमेटिक्स हेल्प इन डेवलपिंग द लॉजिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स जो है वो किस में हेल्प करता है? स्टूडेंट्स के जो माइंडसेट है उनको डेवलप करने में, जो लॉजिकल माइंडसेट है उसको डेवलप करने में। एरर क्या है?
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये मैथमेटिक्स को देख के प्लूरल मान लेंगे क्योंकि इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, जबकि चूंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर वो वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर होगा, तो यहां पे हेल्प क्या कर रहा है, फिर क्या होना चाहिए था, हेल्प्स होना चाहिए था। नाउन चैप्टर में ऐसा पूरा का पूरा एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि ऐसे नाउन्स जो कि प्लूरल दिखते हैं पर होते सिंगुलर है, जैसे कि फिजिक्स प्लूरल दिखता है, सिंगुलर है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सबके लास्ट में ऐसा देख लेना। बिलियर्ड्स, डार्ट्स खेल का नाम है। एथलेटिक्स, डोमिनोज, रिकेट्स, मिजल्स, मम्स, डायबिटीज, ये सारे बीमारियों के नाम है। रेबीज, सिंगल्स बीमारियों के नाम है। इनिंग्स, न्यूज, समन्स, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखते प्लूरल है पर एक्चुअली में है ये सिंगुलर, और इनके साथ जो वर्ब यूज होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि शी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अलोंग द पाथ बिसाइड्स द लेक। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर क्या होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। तो क्या लिखा हुआ है कि वो उसे चलने का बड़ा शौक था। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अलोंग द पाथ बिसाइड्स द लेक। उसे लेक के अलावा चलने का बहुत शौक था। लेक के अलावा मतलब, और लेक को चलने की चीज तो है नहीं, लेक के बगल में चलने का बहुत शौक था, ये सही होता। तो आंसर यहां बिसाइड्स नहीं होगा, इसके जगह पे आंसर क्या होगा, बिसाइड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। यार ये क्या हो गया, ये कुछ एरर आ रहा है यार, रुक जाओ, इग्नोर करना ये जो लिखा है इसको। लिखा है कि पुलिसमैन केम टू माय विलेज एंड आस्क्ड अबाउट अ पर्सन हु बर्गल्ड अ हाउस लास्ट नाइट। लिखा हुआ है कि पुलिस जो है वो हमारे विलेज में आई और उसने हमसे पूछा ऐसे इंसान के बारे में जिसके घर में चोरी हुई है। लिखा हुआ है पुलिसमैन, इसको इग्नोर करना, ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। पुलिस मैन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम पुलिस मैन की बात करते हैं, ये अगेन एक कॉमन नाउन है जो अकेले आया है, हमें इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल लिखना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, या तो हम बोले अ पुलिसमैन केम, या तो हम बोले द पुलिसमैन केम। पर किसी भी हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि केवल पुलिसमैन केम, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, अगले क्वेश्चन पे आता है। लिखा हुआ है कि फादर टुक द न्यूज़पेपर, पिता ने न्यूज़पेपर उठाया इन हिज हैंड, अपने हाथों में, टू गो थ्रू इट वंस अगेन। यहां का सब्जेक्ट है फादर, टुक क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, न्यूज़पेपर है इसका ऑब्जेक्ट, इन प्रीपोजिशन, हिज हैंड उसका ऑब्जेक्ट, टू गो थ्रू, टू गो यहां का इंफिनिटिव है, गो थ्रू यहां का फ्रेजल वर्ब है। गो थ्रू मतलब होता है किसी चीज को डिटेल में पढ़ना, इट वंस अगेन एक बार और पढ़ने के लिए, मतलब पिता ने न्यूज़पेपर अपने हाथों में उठाया एक बार और पढ़ने के लिए। तो सब कुछ ठीक लग रहा है, इसमें तो कहीं कोई एरर नहीं लग रहा। आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट, व्हेन सेरेना विल अराइव शी विल कॉल यू। रटा रटाया एरर, एक विल यहां, दूसरा विल यहां, दो विल है, एक हटेगा, कौन सा हटेगा, जिसमें इफ या व्हेन आता है, याद कर लो, व्हेन आ रहा है ये वाला हटेगा। अच्छा, सेरेना क्या है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर है अपने नंबर से, ये तो अराइव नहीं होगा, क्या होना चाहिए, अराइव्स होगा, ठीक है, विल अराइव की जगह पे अराइव्स होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला, ही डू नॉट फेयर द रेपरकशंस। रेपरकशंस मतलब होता है परिणाम, परिणाम। तो लिखा हुआ है कि ही डू नॉट फेयर द रेपरकशंस ऑफ दिस डिसीजन। ही डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा, ही क्या है, सिंगुलर है या नहीं, तो डू क्या होगा, सिंगुलर होगा कि नहीं, तो क्या होगा, ही डज नॉट। नेक्स्ट, मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स बट इट इज अ एक्सपेंसिव सिटी टू। मुंबई सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स सपनों का शहर है, बट कंजंक्शन है, इट सब्जेक्ट, इज वर्ब, एक्सपेंसिव या एन एक्सपेंसिव, किससे शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, एक्सपेंसिव, राइट। तो आंसर क्या होगा, एन एक्सपेंसिव। 105, क्या हो रहा है, ये डिलीट भी नहीं हो रहा ये तो, चलो कोई नहीं। लिखा है कि इट इज हिज जॉब टू चेज आउट क्लाइंट्स विथ आउटस्टैंडिंग डेट्स, ठीक है। लिखा हुआ इट इज हिज जॉब टू चेज आउट क्लाइंट्स, चेज आउट क्लाइंट्स, चेज आउट नहीं, चेज डाउन कहना चाह रहा है शायद ये। देखो, चेज डाउन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का पीछा करना, ठीक है। तो लिखा था इट इज हिज जॉब टू चेज आउट क्लाइंट्स विद आउटस्टैंडिंग डेट्स, इट इज हिज जॉब टू चेज डाउन होगा कि उसका यह काम है कि वो पीछा करे ऐसे लोगों का, ऐसे क्लाइंट्स का जिनके बहुत कर्ज बचे हुए,
ठीक है, तो कर्ज वाले क्लाइंट्स का पीछा करना, दिस इज कॉल्ड चेज डाउन। ठीक है, ये कुछ ग्लिच आ रहा है, इसको प्लीज इग्नोर करिएगा, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। नेक्स्ट देखो 106, द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हर। एक विल यहां पर है, दूसरा विल यहां पर है, फिर से वही वाला एरर है कि 2 बार विल आएगा तो सेंटेंस गलत होगा। हम क्या करेंगे, हम यहां पे इफ वाले पार्ट को हटा देंगे, विच मीन्स यहां से विल हटेगा और इसके जगह पे हम केवल आस्क छोड़ देंगे। आस्क क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर होता तो आस्क करते, सिंगुलर नहीं है तो आस्क का आस्क बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, माई वाइस चांसलर वर्क्स 18 आवर्स अ डे। मेरे जो वाइस चांसलर है वो एक दिन में 18 घंटे काम करते हैं। माई वाइस चांसलर वर्क्स 18 आवर्स अ डे 7 डेज वीक। 7 डेज वीक नहीं, यही वाला एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन याद करो, एरर में आया था सीपीओ में। 7 डेज वीक नहीं होता, 7 डेज अ वीक होता है। ठीक है, तो यहां पे अ मिसिंग है, 7 डेज अ वीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, बिटवीन टू इवल्स, दो बुराइयों के बीच में, आई ऑलवेज पिक्स। आई के साथ तो पिक्स नहीं होता, आई के साथ तो पिक होता है। आई ऑलवेज पिक्स द वन आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, लिखा है कि अगर मुझे 2 बुराइयां दो तो हमेशा मैं वो बुराई चुनता हूं जो कि मैंने पहले ट्राई नहीं किया है। हमसे पूछ रहा है अगर ये गलत है तो बताओ सुधार कर क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, बिटवीन टू एविल्स आई ऑलवेज पिकिंग। पिकिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है, इसके पहले क्या इज एम आर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। आया है क्या, नहीं आया है, गलत है। बिटवीन टू एविल्स आई ऑलवेज इज पिकिंग, आई के साथ इज कब से आने लगा भाई साहब, नई इंग्लिश बना रहे हैं क्या, गलत है। बिटवीन टू एविल्स आई ऑलवेज पिक द वन, हो सकता है। अगला, बिटवीन टू एविल्स आई ऑलवेज पिक्ड द वन। देखो पिक्ड अगर कर दोगे तो ये V2 हो जाएगा, V2 है तो ये पास्ट हो जाएगा, फिर उस लॉजिक से फिर यहां भी हेड होना चाहिए। है क्या हेड, नहीं ना, गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 पे 109 पे आते हैं, इट वॉज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग। कुछ भी हासिल करना मुमकिन था, इफ वन हैज द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग। अगर किसी व्यक्ति के पास इतनी ग्रिट हो या इतनी दृढ़ शक्ति हो कि वो बस चलता रहे। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति चलता रहे तो उससे कुछ भी हासिल करना पॉसिबल था। पॉसिबल था या पॉसिबल है, आपको देख के नहीं लग रहा कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज भी तो ये पॉसिबल है ना कि अगर कोई इंसान किसी चीज में दिल से लग जाए और लगा रहे बिल्कुल, तो वो पॉसिबल है कि वो अचीव कर लेगा। इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखाता है। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज पॉसिबल नहीं, इट इज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग इफ वन हैज द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं पैटर्न समझ गया, ये क्या हो रहा है, 5-5 के डिफरेंस पे ही आ रहा है। 105 पे आया था ये डिस्टर्बेंस, अब 110 पे फिर आ गया, क्या तरीका है। नेक्स्ट, द न्यू सेक्रेटरी डज नॉट लाइक्स मी। फिर से माफी मांग रहा हूं इस डिस्टर्बेंस के लिए, प्लीज माफ कर दीजिएगा। ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, टेक्निकल ग्लिच है, और अब वीडियो इतना रिकॉर्ड कर चुका हूं कि मैं यहां से वापस भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा इसको। लिखा हुआ है द न्यू सेक्रेटरी डज नॉट लाइक्स मी। पहले पढ़ा चुका हूं कि डू, डज और डिड अगर कहीं हो तो इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है। तो यहां पे लाइक्स नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, लाइक होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस में ये आ रहा है जहां पर ज्यादा एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है। तो अगर मैं सिल्वर लाइनिंग देखूं क्लाउड का तो ठीक है, कम से कम एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस में नहीं आ रहा है। 111, द मैनेजर आस्क्ड द कुकिंग टीम। मैनेजर ने पूछा कुकिंग टीम से, हु अमंग यू इज टू बेक द क्रिसमस केक। इज टू बेक, जहां तक मुझे पता है टू के बाद हमेशा V1 होता है। यहां लिखा हुआ है टू बेक्ड, गलत है या नहीं है, क्योंकि ये तो V2 हो जाएगा। तो सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए टू बेक। यहां से हम बेक्ड को हटाएंगे और बेक्ड को हटा के बेक कर लेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले अगर आप ये वीडियो पूरा देख पाए और आप यहां पर आ पाए, यहां तक पहुंच पाए, तो यार हैट्स ऑफ, सल्यूट है आपको। बहुत भूख है आपके अंदर, और यकीन जानो अगर इतना पेशेंस है आपके अंदर और इतनी सीखने की चाहत है ना, तो रिजल्ट मैटर नहीं करता, बहुत काबिल इंसान बनोगे लाइफ में। ठीक है, रिजल्ट हो ना हो ये तो बहुत हद तक लक का खेल होता है, पर यार इंसान बड़े काबिल बनोगे, क्योंकि इतनी दृढ़ इच्छा है आपके अंदर, इतनी डिटर्मिनेशन है कि ठान लिया तो ठान लिया, तो यार बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। एनीवेज 112, गीता वॉज वर्किंग नाउ। नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। गीता वॉज वर्किंग नाउ बट शी कैन बी स्विमिंग इन द रिवर, शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर एवरी इवनिंग। एवरी इवनिंग क्या बताता है, हैबिचुअल एक्शन। अब ये सेंटेंस दो जगह से गलत है, मतलब दो जगह पे हिंट है, गलत तो एक ही जगह है। पहला ये कि अगर वो काम हर इवनिंग को करती है गीता, तैरने का, तो ये काम
डेफिनेटली V1 या V5 में लिखा होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में लिखा होना चाहिए। दूसरा, अगर यहां पे ये लिखा हुआ है कि नाउ, इसका मतलब अभी काम कर रही है ना वो, तो गीता अगर अभी काम कर रही है सो गीता वॉज वर्किंग कैसे होगा? गीता इज वर्किंग होना चाहिए ना, तो आंसर क्या होगा? वॉज के जगह पे इज। ओके, पूरा का पूरा वीडियो हमने कवर कर लिया, कुल 112 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ये CHSL सीरीज का पहला टॉपिक वाइज वीडियो है, ऐसे और भी वीडियोस आगे आने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे और आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करते जाना। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको CPO सीरीज के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो उसको जरूर देख लेना। कमेंट बॉक्स में बताना 112 में से कितने करेक्ट कर पाए आप, और ये भी बताना कि ये मेहनत, ये कोशिश आपको कैसी लगी। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करते जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।